एपिसोड 441 टू 450। जनरल, मोर्चे पर दिखावे के लिए भेजे गए हमारे लड़ाकू विमानों का अचानक संपर्क टूट गया है। ग्राउंड संपर्क के लिए जिम्मेदार संचार इंजीनियर ने तुरंत ब्रह्मा देश के जनरल प्रताप को ये खबर दी। आमतौर पर इस तरह के संपर्क के नुकसान का अनिवार्य रूप से मतलब था कि विमान नष्ट हो गए थे। बहुत कम लोग लापता होने के बाद कभी बेस पर लौटे थे, लेकिन यह अत्यधिक असामान्य था। जब से शत्रुता शुरू हुई थी, सैकड़ों लड़ाइयाँ बड़ी और छोटी हो चुकी थीं, फिर भी सबसे गंभीर एकल लड़ाई के परिणामस्वरूप 10 से ज़्यादा लड़ाकू विमान नष्ट नहीं हुए थे। इसके अलावा ताम्बत राज्य पहले से ही एक हताश स्थिति में था, गोला बारूद और प्रावधानों से बाहर चल रहा था। वे संभवतः उनके इतने सारे लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की क्षमता कैसे रख सकते थे? क्या कोई संकेत वापस आ रहा है? प्रताप ने पूछा। हमें केवल बहुत अराजक संकेतों का एक फटना मिला है, संभवतः किसी उपकरण द्वारा जाम कर दिया गया है। हम उन खंडित फटने से कोई वैध जानकारी को फिर से संगठित करने में असमर्थ हैं। आखिरकार क्या हो रहा है? जनरल प्रताप के चेहरे पर चिंता का एक निशान दिखाई दिया। उसे इस बारे में बहुत बुरा एहसास था। एक सैनिक के रूप में उसकी छठी इंद्रिय अक्सर बहुत सटीक होती थी। इस एहसास ने उसे पहले भी कई बार निश्चित मौत से बचने में मदद की थी। जनरल, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अन्य देश ने उन्हें सुदृढ़ीकरण भेजा हो? क्या ताम्बत राज्य के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं? प्रताप जानता था कि इंजीनियर का उनसे क्या मतलब था। एक राष्ट्र जो जाग गया था। हाल के दशकों में उनके विकास की दर भयावह रूप से तेज रही थी। कई देशों को पार कर गई थी जो कभी उनसे बहुत आगे थे और कई क्षेत्रों में भी अग्रणी थे। अगर यह सच था कि उन्होंने ताम्बत राज्य को सैन्य सहायता प्रदान की थी, तो वे बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण भी कर सकते थे, क्योंकि दुनिया में कोई भी राष्ट्र आत्मविश्वास से यह घोषित नहीं कर सकता था कि वे युद्ध में उनके खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं। असंभव। प्रताप ने तुरंत संभावना को खारिज कर दिया। उनका सिद्धांत अन्य देशों के मामलों में कभी हस्तक्षेप न करना है जब तक कि उनकी अपनी सुरक्षा को खतरा न हो। वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। दुनिया भर से अनगिनत आंखें उन्हें देख रही हैं। तुरंत मोर्चे की जांच करने का तरीका ढूंढो। हमें ये पता लगाना होगा कि वे लड़ाकू विमान क्यों लापता हो गए। हाँ जनरल। जैसे ही इंजीनियर जाने के लिए मुड़ा, एक संचारक कमांड रूम में लड़खड़ाते हुए आया, लगभग जनरल प्रताप के दरवाजे को उसके कब्जों से हटा दिया। क्या जल्दी है? क्या तुम अभी एक सैनिक की तरह दिखते हो? प्रताप अपने अधीनस्थ को इस तरह के आतंक में देखकर खुश नहीं था। अगर आसमान भी गिर रहा होता तो वह मजबूती से खड़ा होता। अभी अभी हमें मोर्चे पर हमारी सेनाओं से एक संदेश मिला है, उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? प्रताप का दिल तेजी से धड़कने लगा, सैनिक की अभिव्यक्ति से यह जानते हुए कि यह अच्छी खबर नहीं हो सकती। मोर्चे पर हमारी सेनाएं अभिभूत हो गई हैं और ताम्बत राज्य की सेनाओं ने एक स्थिति वापस ले ली है जिसे हमने कुछ दिन पहले कब्जे में लिया था। उन्होंने एक पलटवार शुरू कर दिया है। क्या? प्रताप ने कई संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी सेनाएं अभिभूत हो जाएंगी। यह उनके राष्ट्र की सबसे संभ्रांत सेना थी, जिसे टेस्लाम क्षेत्र को पूरी तरह से वापस लेने की उम्मीद में बड़े खर्च पर बलिदान किया गया था। देश के 1400 लड़ाकू विमानों में से लगभग आधे को मोर्चे पर तैनात किया गया था। अनगिनत शक्तिशाली तोपखाने द्वारा समर्थित इस अभियान की अवधि के दौरान ताम्बत राज्य की सेनाओं को लगभग अक्षम कर दिया था। युद्ध की शुरुआत में दोनों पक्षों के सैन्य उपकरणों में मात्रा में 2 के कारक का अंतर था। कुछ समय बाद यह अनुपात केवल बढ़ गया था, यहाँ तक कि अगर ताम्बत राज्य की सेनाएं अब दोगुनी मजबूत थीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वे बस एक रक्षात्मक रुख बनाए रख सकते थे। वे संभवतः एक पलटवार कैसे शुरू कर सकते थे? क्या उनकी सेना शाकाहारी थी? मोर्चे पर वास्तव में क्या हो रहा है? जनरल, मोर्चे पर डिप्टी जनरल ईशान का कहना है कि ताम्बत राज्य की सेनाएं अचानक बड़ी संख्या में उन्नत सैन्य उपकरणों के साथ दिखाई दीं। हमारी सेनाएं उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थीं। 20 मिनट से भी कम समय में हमारी पहली स्थिति गिर गई और वे अब दूसरी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? केवल 20 मिनट? क्या उन्होंने 200 से ज़्यादा लड़ाकू जेट भेजे? जनरल प्रताप ने कभी ऐसे अपमानजनक नंबर नहीं सुने थे। उनकी मुख्य सेनाएं पीछे थीं और मोर्चे के सैनिकों के पास लगभग 100 लड़ाकू जेट थे, लेकिन फिर भी वह अभी भी एक बहुत शक्तिशाली बल था। इसे इतनी आसानी से कैसे अभिभूत किया जा सकता था? जनरल, रिपोर्टर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दुश्मन के पास सिर्फ 200 जेट नहीं थे, कम से कम 3 से 400, और वे सभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान थे, सभी मुख्यधारा के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। और वह सिर्फ हवाई हमला बल है। उनके पास 500 से ज़्यादा मुख्य युद्धक टैंक और 300 से ज़्यादा बख्तरबंद वाहन भी हैं, प्रत्येक सबसे उन्नत मिसाइल सिस्टम से लैस है। ये कैसे हो सकता है? जनरल प्रताप का चेहरा तीव्र सदमे और अविश्वास से भर गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक पल में 1000 मिसाइलें लॉन्च हुईं। हमारा वायु रक्षा नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2/3 को रोक सकता था। 20 मिनट तक जीवित रहना पहले से ही एक चमत्कार था। जनरल, मोर्चे से नवीनतम खबर, हमने अपना दूसरा गढ़ खो दिया है।
एक और योद्धा दौड़कर आया। 20 बॉम्बर सीधे हमारे युद्ध की स्थिति में घुस गए, हमारे सैन्य उपकरणों को खंडहर में नष्ट कर दिया। जब तक वे नहीं गए, हमें ये भी नहीं पता था कि लक्ष्य बॉम्बर का क्या मॉडल था। नुकसान कितना बुरा है, अत्यंत गंभीर। हमारे 80% से ज्यादा लड़ाकू जेट और टैंक बेस पर खड़े थे, क्षतिग्रस्त हैं। केवल 1 दर्जन हताहत हुए। ऐसा लगता है कि वे मारने नहीं आए थे, बल्कि हमारे सैन्य हार्डवेयर और हथियारों को नष्ट करने आए थे। अब सेनाएं कहाँ हैं? वे तीसरे गढ़ पर पीछे हट गए हैं, लेकिन ताम्बत राज्य के लड़ाकू और टैंक समूह आगे बढ़ना जारी रखते हैं। भारी टैंक रास्ता दिखाते हैं, विमान हवाई सहायता प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नुकसान की परवाह नहीं करते। जैसे ही वे संलग्न होते हैं, यह मिसाइलें और तोपखाने होते हैं। ये युद्ध नहीं है, ये पैसा जलाना है। उन्हें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलीं? जनरल प्रताप इसका पता नहीं लगा सका। गरीब ताम्बत राज्य इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता था? इस स्तर के सैन्य उपकरणों की लागत कम से कम 8 या 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। उनके पूरे देश की जीडीपी एक साल में सिर्फ 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। क्या उन्हें अपने देश को विकसित करने की भी ज़रूरत है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और मुख्य युद्धक टैंकों को कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहे। भले ही आपके पास पैसा हो, ये निश्चित नहीं है कि कोई आपको उन्हें बेच देगा। जनरल, इस तरह की स्थिति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में हम टेस्लाम क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देंगे और वे बिना रुके आगे बढ़ना भी जारी रख सकते हैं। प्रताप ने इस संभावना में पूरी तरह से विश्वास किया। एक देश जिसने इतने लंबे समय तक अपमान सहन किया था और अचानक इतनी जबरदस्त सैन्य शक्ति प्राप्त की थी, वे कुछ भी कर सकते थे। जनरल, हमारा तीसरा गढ़ एक मजबूत हमले के अधीन है। इससे पहले कि पिछली स्थिति को संसाधित किया जा सके, तीसरे गढ़ से भी खबरें आईं। स्थिति की रिपोर्ट करो। स्थिति वापस करो। रिपोर्ट। जनरल, दुश्मन ने 500 लड़ाकू जेट तैनात किए हैं, जिनमें से 100 हमारे बेस पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ से विस्फोटक आवाजें और हवाई हमले के सायरन लगातार बज रहे थे। शेष 400 पहले ही हमारी रक्षात्मक रेखाओं को पीछे की ओर पार कर चुके हैं। जनरल, कृपया जल्दी से एक योजना के साथ आओ। बूम। कॉल भी पूरी नहीं हुई थी और जनरल प्रताप का चेहरा पहले ही पीला पड़ गया था। डिप्टी जनरल ने एक गहरी सांस ली और एक वाक्य बोला जिस पर वह खुद मुश्किल से विश्वास कर सकता था। जनरल, हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्या? फिर से कहो। प्रताप की आंखें एक पल में लाल हो गईं। वे केवल कुछ घंटों से लड़ रहे थे और अब वे पहले से ही आत्मसमर्पण पर विचार कर रहे थे। जनरल, मुझे मौत से डर नहीं लगता। एक सैनिक के रूप में मैंने लंबे समय से जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया है। अगर जीत का कोई मौका होता तो मैं निश्चित रूप से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता, लेकिन ये लड़ाई बस अजेय है। निराशा डिप्टी जनरल के चेहरे पर हर जगह लिखी थी। जनरल, हमारी सेनाओं के उपकरणों की स्थिति का उल्लेख नहीं करना चाहिए। भले ही हमें देश की सभी सैन्य शक्ति को पूल करना पड़े, क्या हम जीत सकते हैं? एक नेता के रूप में डिप्टी जनरल अपनी राष्ट्रीय सैन्य शक्ति की सच्ची सीमा से भली भांति अवगत था। सालों के क्षय के बाद उनकी राष्ट्रीय सेनाओं के पास 1000 से ज्यादा लड़ाकू विमान बचे थे, लेकिन इनमें से आधे तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान थे और दूसरे आधे लगभग चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान थे। ताम्बत राज्य, हालांकि उनके पास केवल 500 विमान थे, उनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान थे। एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान 5 तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर लेना बच्चों का खेल है। भले ही वे देश की सभी सैन्य शक्ति को खत्म कर दें, वे प्रबल नहीं होंगे और यह सिर्फ हवाई हिस्सा था। ऐसी लड़ाई केवल अनावश्यक हताहतों और राष्ट्रीय संसाधनों के नुकसान को बढ़ाएगी जब तक कि उन्हें भी बाहरी सुदृढ़ीकरण प्राप्त न हो। अन्यथा उनकी अंतिम हार अनिवार्य थी। इस बयान ने प्रताप को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। क्या वे जीत सकते थे? हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, प्रताप को अपने दिल में जवाब पता था। अगर यह वास्तव में रिपोर्ट के अनुसार था तो उनके जीतने की संभावनाएं लगभग शून्य थीं। सभी इमेजरी डेटा और रिपोर्ट फाइलें भेजो, मुझे उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत है। क्या ताम्बत राज्य को सैन्य सुदृढ़ीकरण मिला है? ये खबर तुरंत पूरे ब्रह्मा देश में फैल गई, जिससे व्यापक घबराहट हुई। F-22 और F-35। क्या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है? हम विरोध करते हैं। आपको हमारे और ताम्बत राज्य के बीच हमारे विवाद में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? ब्रह्मा देश के लोगों ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शिकायत दर्ज की। खो जाओ, हमसे गड़बड़ मत करो। अमेरिका ने भी जोरदार जवाब दिया, ये कहते हुए कि इस मुद्दे का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें शामिल कई उपकरण अमेरिका में निर्मित थे, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन वस्तुओं का उपयोग केवल उनके द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेचा जाता है। बेशक उपकरणों का इतना बड़ा बहिर्वाह निश्चित रूप से कुछ मुद्दे पैदा करता है और उन्होंने तुरंत अपनी सबसे बड़ी हथियार विनिर्माण कंपनियों के भीतर एक पूरी तरह से जांच शुरू की। पूरी तरह से जांच और सबूत इकट्ठा करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं ने जवाब दिया, ये कहते हुए कि इस मामले का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था।
उनके सक्रिय ड्यूटी विमानों का सब कुछ हिसाब था, और हाल ही में ऐसे बड़े पैमाने पर सैन्य हथियार बिक्री के लिए कोई आधिकारिक चैनल नहीं थे। ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य स्थिति नहीं थी। हम विरोध करते हैं, योद्धा राष्ट्र को हमारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिका से कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद उन्होंने योद्धा राष्ट्र की ओर अपने आरोप निर्देशित किए, क्योंकि उपकरणों में उनकी भागीदारी के निशान भी थे। ये हम थे। तुम्हें कोई समस्या है, चलो इसे लड़ाई के साथ सुलझाते हैं। एक योद्धा लोगों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सच्चे, उन्होंने समझाने की जहमत नहीं उठाए और बस एक सीधी चुनौती के साथ बस गए। इस जवाब ने ब्रह्मा देश के लोगों को झकझोर दिया। उन्होंने उनसे लड़ाई में शामिल होने की हिम्मत नहीं की। क्या ये परेशानी मांगना नहीं था? जांच और विरोध के दिनों ने मोर्चे की स्थिति को तेजी से गंभीर बना दिया। ब्रह्मा देश की सेना अव्यवस्था में थी, जबकि ताम्बत सेनाओं की आत्माएं ऊंची थीं। उन्होंने न केवल उस भूमि को वापस ले लिया था जिस पर पहले कब्जे में लिया गया था, बल्कि पूरे क्षेत्र के 95% से ज्यादा पर भी नियंत्रण कर लिया था। कुछ ही दिनों में ब्रह्मा देश की सेना ने 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 500 टैंक खो दिए थे। उन्होंने इस टैंक गठन और लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलों को भी चलाने की कोशिश की। हालांकि ताम्बत राज्य के हवा टाइड मिसाइल रक्षा सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को सटीक रूप से रोक दिया, और उनकी प्रतिक्रिया 500 लंबी दूरी की मिसाइलों का एक बहिराज था जिसने क्षेत्र की मिट्टी को लगभग उल्टा कर दिया। उपकरणों के जबरदस्त नुकसान के अलावा ब्रह्मा देश में जनशक्ति का नुकसान भी भयानक था। हालांकि ज्यादा लोग नहीं मरे। ताम्बत राज्य ने सैकड़ों युद्ध कैदियों को पकड़ लिया और उन सभी को अपने POW शिविरों में बंद कर दिया। ब्रह्मा देश की सेनाएं इलाके के अंतिम बिट से चिपके हुए बाहर आने वाली अंतहीन तोपखाने की आग के डर से शायद ही अपने गढ़ों को छोड़ने की हिम्मत करते थे। वास्तव में ऐसा नहीं था कि ताम्बत राज्य के सैनिक छोटे गढ़ में घुस नहीं सकते थे। हालांकि रक्षा के लिए भौगोलिक रूप से अनुकूल पूर्ण सैन्य शक्ति के सामने ये कारक केवल काल्पनिक थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि उस बिंदु से परे ब्रह्मा देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इलाका था। उनके हथियार बस बहुत शक्तिशाली थे और गलती से दुश्मन के कुछ छोटे सीमावर्ती शहरों को प्रभावित कर सकते थे। विवादित क्षेत्रों के भीतर लड़ना वैध था, लेकिन आगे बढ़ना आक्रमण का मतलब होगा, जो पूरी तरह से अलग मामला था। इस प्रकार ताम्बत की सेनाएं भी कुछ हिचकिचाहट दिखा रही थीं। इस अवसर को जब्त करते हुए उन्होंने बाहर की दुनिया से सैन्य संसाधनों के लिए उन्मत्त रूप से अनुरोध किया, यहाँ तक कि पर्याप्त पुरस्कारों की पेशकश भी की, लेकिन किसी भी देश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ताम्बत अब अतीत का ताम्बत नहीं था। 505वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के साथ उनकी व्यापक सैन्य शक्ति वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में रैंक कर सकती थी। अगर किसी को उनका समर्थन करना था तो इसका मतलब था कि उन्हें समर्थन में ऐसी दुर्जेय सैन्य शक्ति भी तैनात करनी थी। लेकिन पूरी दुनिया में कितने देश 505वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट तैनात कर सकते हैं? मुट्ठी भर। फिर भी ऐसे सैन्य समर्थन में कितनी जनशक्ति और संसाधन की खपत होगी? ये कम से कम 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से शुरू होगा, है ना? ब्रह्मा देश द्वारा प्रस्तावित लाभों की तुलना में ये निस्संदेह एक हारने वाला सौदा था। जो लोग मदद करना चाहते थे उनमें क्षमता की कमी थी, और क्षमता वाले लोगों को पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हुआ, जिसने सीधे तौर पर उन्हें अलगाव और लाचारी की स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि स्थिति ने ताम्बत की सेनाओं के बीच भी कुछ बेचैनी पैदा की। हालांकि अर्जुन चौहान ने उन्हें कई संसाधन प्रदान किए थे, वे उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए उत्सुक थे जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया था। जब तक ब्रह्मा देश के लोग आत्मसमर्पण नहीं करते और शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक क्षेत्र अभी भी शांति से दूर था और युद्ध किसी भी क्षण फिर से शुरू हो सकता था। अगर सीमा तक धकेले नहीं जाते तो ताम्बत के लोग वास्तव में युद्ध से नफरत करते थे। जनरल, वे अभी भी आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। एक प्रतिनिधि जिसे अनुनय कर्तव्यों के साथ काम सौंपा गया था ने जनरल अवराइल को सूचना दी, जनरल, वे वास्तव में बेशर्म हैं। वे जीत नहीं सकते, फिर भी वे आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं, और अब वे छिप रहे हैं और हम वास्तव में उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। शांत रहो। जनरल अवराइल अपनी मेज पर एक किताब पढ़ रहा था। अर्जुन चौहान के साथ बातचीत के बाद उसने भरत से कुछ चीजें सीखने का प्रयास किया था, और एक सप्ताह के अध्ययन से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिली। उसने धीरे धीरे सुनील तनेजा द्वारा रणनीति का सार का ताम्बत भाषा संस्करण नीचे रखा, फिर कहा, भारत में एक कहावत है, शहरों पर हमला करना हीन है, दिलों पर हमला करना श्रेष्ठ है। जनरल, इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास सैन्य शक्ति में एक विशाल फायदा है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना आत्मसमर्पण घोषित नहीं किया है। क्या तुम जानते हो क्यों? प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। अगर वह जानता तो ब्रह्मा देश पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका होता। क्योंकि उनके दिलों में अभी भी आशा है, कुछ बची हुई आस्था। अगर हम चाहते हैं कि वे आत्मसमर्पण करें तो हमें उनकी मान्यताओं को कुचलना होगा, उनकी आत्मा को तोड़ना होगा। हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? उन्होंने कई कठिन लड़ाइयां लड़ी थीं। दुश्मन को शारीरिक रूप से हराना आसान था, लेकिन किसी की आस्था को कुचलना एक साधारण काम नहीं था।
ये सरल है, उन्हें अपमानित करो, उनके मनोबल को नष्ट करो, उन्हें अनुभव करने दो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म और सामाजिक मौत कैसा महसूस होता है, ताकि वे इस युद्ध में जारी रखने का साहस और सामना खो दें। ये कहते हुए जनरल अवराइल ने एक कागज का टुकड़ा निकाला जिसकी स्याही अभी भी ताज़ा थी। ये बदतमीज सुअर के 36 तरीके हमें उस उदार व्यक्ति से दिया गया था, और ये दिलों की इस लड़ाई में हमारा सबसे मजबूत हथियार होगा। इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रह्मा देश और ताम्बत राज्य के बीच संघर्ष पर व्यापक ध्यान दिया। दो राष्ट्र सैन्य शक्ति में इतने विशाल रूप से भिन्न, रात भर में ऐसे अचानक और नाटकीय उलटफेर का अनुभव कैसे कर सकते थे, जिसमें ब्रह्मा देश को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। विमान से ब्रह्मा देश और ताम्बत राज्य में युद्ध संवाददाताओं का एक प्रवाह आया, और जनरल अवराइल अपनी यात्रा के लिए साइट खोलने के बारे में बहुत उत्साहित था। लड़ाकू जेट और टैंकों की शक्तिशाली लाइनअप ने दुनिया को झकझोर दिया। तुरंत पारंपरिक रूप से कमजोर ताम्बत राज्य में अचानक इतने सारे उन्नत उपकरण कैसे आ गए? ऐसी युद्ध शक्ति के साथ, यहाँ तक कि पूरे एशिया में भी उन्हें हराने वाले देशों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी। खासकर अमेरिका और योद्धा राष्ट्र, वे इसका पता नहीं लगा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें इतने सारे हथियार नहीं बेचे थे। वे अचानक अपनी सेना के इतने सारे वर्तमान हथियारों को कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहे? क्या ये तस्करी के माध्यम से हो सकता था, भूमिगत हथियार डीलरों से खरीदना? लेकिन इस बात को छोड़ दें कि क्या हथियार डीलर इतने सारे उपकरणों की आपूर्ति कर सकते थे। भले ही वे कर सकते थे, ऐसे उपकरणों का मूल्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लायक किसी भी देश के लिए किफ़ायती होगा। ऐसे छोटे देश का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। वे संभवतः धन के साथ कैसे आ सकते थे? कुछ समय के लिए ताम्बत राज्य पूरी दुनिया का ध्यान था। उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली थी, और साथ ही वे पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि ताम्बत राज्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां तक ब्रह्मा देश का सवाल था, एक पूरी तरह से अलग माहौल प्रबल था। उनके योद्धा सभी उदास थे, बीमार और कमजोर लोगों से मिलते जुलते थे। उनकी बेजान आंखें थीं, केवल विश्वास के अंतिम टुकड़े से कायम थीं जिसने उन्हें युद्ध क्षेत्र में रखा था। देवियों और सज्जनों, एक दिन जनरल अवराइल ने उन सभी संवाददाताओं को इकट्ठा किया जो यात्रा करने आए थे। दुनिया भर के देशों से उनमें से लगभग 100 थे। आज मैं आपको युद्ध क्षेत्र के मोर्चे पर जाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। ये खबर सुनकर संवाददाता उत्साहित और डरे हुए दोनों थे। मोर्चे पर जाने का मतलब था कि वे पहली हाथ जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा था। निश्चिंत रहें, हम कड़े सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेंगे, जनरल अवराइल ने आत्मविश्वास से कहा। जहां तक ब्रह्मा देश का सवाल है, उनके पास हमसे लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं बची है, और हम हर किसी की सुरक्षा की रक्षा करने के बारे में आश्वस्त हैं। संवाददाताओं ने एक दूसरे को देखा। यह एक कठिन विकल्प था। मैं जाऊंगा, योद्धा राष्ट्र से एक संवाददाता खड़ा होने वाला पहला था। युद्ध के बारे में क्या बड़ी बात है? अगर हम युद्ध क्षेत्र में जाने से डरते हैं तो हम किस तरह के युद्ध संवाददाता हैं? उस बयान ने सभी संवाददाताओं की प्रतिस्पर्धी भावना को प्रज्वलित कर दिया। चलो, मौत सबसे बुरी चीज है जो हो सकती है। बिल्कुल, हम सभी युद्ध संवाददाता हैं। युद्ध क्षेत्र से कौन कभी डरता है? उस दिन जनरल अवराइल भी व्यक्तिगत रूप से मोर्चे पर गया। संवाददाताओं के साथ उसकी सेनाएं भी विशेष लोगों के एक समूह को साथ लाईं, ब्रह्मा देश की सेना से युद्ध के कैदी। वास्तव में इस अवधि के दौरान युद्ध के कैदी काफी आराम से रह रहे थे। उन्हें ताम्बत के योद्धाओं द्वारा अच्छा भोजन और पेय प्रदान किया गया था, और दुर्व्यवहार का कोई संकेत भी नहीं था। उनमें से कुछ ने तो वहां और फिर राष्ट्रीयता बदलने और ताम्बत में शामिल होने की इच्छा भी महसूस की। जनरल अवराइल, आप आज कैदियों को लाए हैं। क्या आप कैदियों को उन्हें वापस करने जा रहे हैं? संवाददाताओं ने उत्सुकता से पूछा। जनरल अवराइल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप हमें कैदियों को वापस करने के लाभ बता सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में दो सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान युद्ध के कैदियों को वापस करने के लिए आमतौर पर एक पक्ष को एक कीमत चुकानी पड़ती थी। आखिरकार युद्ध करने में पैसा लगता है, इसलिए लोगों को रिहा करने के बदले में एक फिरौती मांगना अनुचित नहीं है ना? लेकिन जनरल अवराइल ने सिर हिलाया। असल में हम आज लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इन युद्ध के कैदियों से निपटने के लिए जा रहे हैं। क्या? संवाददाता चौंक गए। क्या आप इन कैदियों को फांसी देने जा रहे हैं? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संधि के अनुसार विजयी देशों को युद्ध के कैदियों का वध करने से मना किया गया है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इन कैदियों को मारने जा रहा हूं, जनरल अवराइल मुस्कुराया। हालांकि उनके भाग्य के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने देश में मीडिया को वास्तविक समय में प्रसारित कर सकते हैं। इतना अच्छा भाग्य। उन्होंने युद्ध क्षेत्रों से कई रिपोर्ट की थी, लेकिन दूसरी तरफ से सीधे लाइव प्रसारण की अनुमति देना दुर्लभ था। इसके अलावा उनके गृह देशों में जब तक फुटेज बहुत ज्यादा खूनी नहीं था, इसे दिखाने की अनुमति थी। जनरल अवराइल ने अभी अभी कहा था कि कैदियों को मारना नहीं होगा, तो डरने के लिए क्या होगा? जल्द ही मुख्य सेनाओं की सुरक्षा के तहत वे मोर्चे की स्थितियों पर पहुंचे। वे यहाँ आ गए हैं, वे फिर से यहाँ हैं।
दूरी में टोही कर रहे ब्रह्मा देश के योद्धाओं ने ताम्बत राज्य की सेना के निशान देखे और तुरंत घबरा गए। लड़ाई की इस अवधि के बाद वे वास्तव में भयभीत पक्षियों की तरह थे। शक्ति में इस तरह के एक स्पष्ट अंतर के साथ वे केवल हिट ले सकते थे। सभी इकाइयां सतर्क हो जाओ। हर कोई उन पर नजर रखो। अगर कोई हमला होता है तो तुरंत रिपोर्ट करो। आदेशों को कमांड की श्रृंखला में पारित किया गया और यहां तक कि जनरल प्रताप भी घबरा गया। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे घेरे छाए हुए थे, क्योंकि वह मोर्चे पर चल रहे संघर्ष के कारण कई दिनों तक अच्छी तरह से सोया नहीं था। मनोबल बढ़ाने के लिए वह खुद भी मोर्चे पर आया था। अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए जिम्मेदार योद्धाओं के साथ एक ही भोजन और आश्रय साझा कर रहा था। लेकिन जब ताम्बत राज्य की सेनाएं सुरक्षा रेखा तक आगे बढ़ीं, तो उन्होंने अपने हमले को रोक दिया और इसके बजाय शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया और यहां तक कि बिजली के उपकरण भी स्थापित करना शुरू कर दिया। वे वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? प्रताप मोर्चे से आ रही निगरानी फुटेज को घूर रहा था। अतीत के मुठभेड़ों में वे हमेशा हथियारों के साथ आते थे, बेशक जो अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली थे। वे उनकी रक्षा को भंग नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके रहने वाले बल और संसाधनों को खत्म कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। जितना ज्यादा यह मामला था, उतना ही ज्यादा वे बेचैन महसूस करते थे। क्या ये ताम्बत के लोगों द्वारा किसी तरह की चाल हो सकती है? हर कोई अपनी सतर्कता बढ़ाओ। हमें उनके किसी भी आंदोलन को याद नहीं करना चाहिए। प्रताप ने आदेश जारी किया। 1 घंटा बीत गया और उच्च केंद्रित सैन्य कमान के तहत एक अस्थायी शिविर लगभग पूरा हो गया था। जैसा कि वे सोच रहे थे कि ताम्बत के लोग वास्तव में क्या कर रहे थे, युद्ध के कैदियों के एक समूह को उनकी सेनाओं के बीच से बाहर निकाला गया। वे युद्ध के कैदी हैं, हमारे पकड़े गए योद्धा हैं, ब्रह्मा देश के सैनिकों ने चिल्लाया। इसका क्या मतलब है? क्या वे हमारी आंखों के ठीक सामने हमारे योद्धाओं को फांसी देने जा रहे हैं? ब्रह्मा देश के योद्धाओं ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। क्या वे अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ने के लिए इस तरीके का उपयोग कर रहे थे? नहीं, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि ताम्बत अब मजबूत है, वे कभी भी युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो वे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ वे नहीं थे, यहां तक कि युद्ध संवाददाता भी उन्मत्त रूप से चर्चा कर रहे थे कि वे क्या करने का इरादा रखते थे। कैदियों के इस बैच की संख्या 100 से ज्यादा थी और उन्होंने अपने भाग्य के प्रति इस्तीफे की अभिव्यक्ति पहनी थी। सैनिकों के रूप में जिस चीज से वे सबसे कम डरते थे वह मौत थी। आओ, उनके कपड़े बदलो, एक कमांडर ने आगे बढ़ते हुए आदेश दिया। कपड़े बदलो। क्या वे अपनी कैदी की वर्दी को बदलने जा रहे हैं? क्या वे वास्तव में कैदियों को रिहा करने जा रहे हैं? संभव नहीं लगता। ब्रह्मा देश ने कैदियों को हिरासत में लेने के लिए किसी को नहीं भेजा है। क्या वे उन्हें सीधे वापस भेजने जा रहे हैं? जैसा कि संवाददाताओं ने आपस में चर्चा की, ताम्बत के योद्धाओं ने अपने कार्यों के साथ उनके सवालों का जवाब दिया। वे बदले जाने वाले कपड़ों के साथ आए और यह ध्यान देने योग्य था कि योद्धा सभी मुस्कुरा रहे थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष सैन्य प्रशिक्षण लिया था और आमतौर पर मुस्कुराते नहीं थे जब तक कि वे वास्तव में मदद नहीं कर सकते थे। संवाददाताओं ने अपने हाथों में कपड़ों की ओर देखा और सभी चौंक गए। काला रेशम, सफ़ेद जालीदार मोजे, ऊंची एड़ी के जूते, बनी लड़की के कपड़े, नर्स की पोशाक, नौकरानी की पोशाक, अंडरवियर, वे सभी महिलाओं के कपड़े थे। अब वे समझ गए कि कपड़े बदलने का पहले का उल्लेख क्या मतलब था। वे कैदियों को रिहा करने के लिए यहाँ नहीं थे, वे इन कैदियों को अपमानित करने के लिए यहाँ थे और विस्तार से ब्रह्मा देश की सेनाओं को शर्मिंदा करने के लिए। यह अपमानजनक है। क्या तुम में से प्रत्येक मौत को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है? क्या तुम सब अपनी सैन्य आत्माओं के साथ लोहे की हड्डियों से नहीं बने हो? तो मुझे लगता है कि ये कपड़े तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखने चाहिए, है ना? कमांडर भी पहली बार यह कर रहा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे मुड़ गई। एक सैन्य व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में ऐसी रणनीति का उपयोग करने से घृणा करता था। आखिरकार सैनिकों को मारा जा सकता था, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता था। अगर वे दुश्मन के हाथों में गिर जाते तो ऐसे कपड़ों में सार्वजनिक रूप से फांसी देना अपमान में रहने से बेहतर होगा। लेकिन जिस पल उन्होंने उन जमीनों के बारे में सोचा जो दूर ले ली गई थी, उन लोगों के बारे में जिन्हें युद्ध द्वारा विस्थापित कर दिया गया था, ये मानसिक बोझ अचानक गायब हो गए। इन पोशाकों को देखकर युद्ध के कैदी उन्मत्त हो गए। उन्होंने हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। न केवल अपने चेहरे के नुकसान के लिए डर रहे थे, बल्कि यह भी कि उनकी सेनाएं दुनिया का मजाक बन जाएंगी। यह क्या था? एक वेश परिवर्तन दस्ते। हालांकि उनका संघर्ष व्यर्थ था। कई ताम्बत योद्धा उन पर झुंड में आ गए, किसी को महिलाओं के कपड़ों में तैयार करने के दुर्लभ अवसर का आनंद ले रहे थे। इस गांव को याद करो, इस दुकान को याद करो। उन्होंने जल्दी से कैदियों को नग्न कर दिया और उन्हें तैयार महिलाओं के कपड़ों में तैयार किया। मेकअप कलाकारों, कमांडर ने चिल्लाया, उन्हें मेकअप दो, ब्लश को गहरा करो और लिपस्टिक के लिए मौत बाबी गुलाबी का उपयोग करो। आधे घंटे बाद ये लोहे की हड्डियों वाले सैनिक ड्रैग क्वींस में बदल गए थे।
उस पल पत्रकारों का दिमाग खराब हो गया। ऐसा दिलचस्प दृश्य निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय खबर थी। क्लिक क्लिक, फ्लैश और शटर लगातार टिमटिमाते रहे और कुछ लोगों ने तो मौके पर ही लाइव प्रसारण लिंक स्थापित करना शुरू कर दिया। वे वास्तव में इसे लाइव स्ट्रीम करने जा रहे थे। ये वास्तव में आत्माओं को कुचलकर मारना था। जहां तक उन सैनिकों का सवाल था जिन्होंने महिलाओं के कपड़े बदले थे, उन्होंने अपनी गर्वित कमांडिंग उपस्थिति खो दी और अपने सिर झुका लिए। अपने साथियों के साथ आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं की। ये बहुत ज्यादा अपमानजनक था। भारत की सैन्य रणनीतियां वास्तव में अद्भुत हैं। ब्रह्मा देश के पूरी तरह से परिवर्तित कैदियों को देखते हुए कमांडर ने अपने हाथ में बदतमीज सुअर के 36 तरीके के कागज के टुकड़े को देखा। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा शानदार भारत सैन्य रणनीतिकार मन पर हमला करने के लिए ऐसी रणनीति तैयार कर सकता है। ये सिर्फ पहली चाल है और इसने पहले ही उनकी सैन्य भावना को तोड़ दिया है। कमांडर का चेहरा अनियंत्रित रूप से प्रशंसा और विस्मय से भर गया था। वे ऐसी विधि के बारे में नहीं सोच सकते थे। इस तरह के एक सार्वजनिक निष्पादन ने कैदियों को यह इच्छा दिलाई कि वे मौके पर मर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ और पैर सभी प्रतिबंधित थे और उनके मुंह में एक विशेष रूप से बनाया गया उपकरण उन्हें अपनी जीभ काटने और आत्महत्या करने से रोकता था, जिससे उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार जीने या मरने में असमर्थ छोड़ दिया गया। संक्षेप में, नुकसान न्यूनतम था लेकिन अपमान अत्यधिक था। ये दृश्य न केवल ताम्बत के योद्धाओं और पत्रकारों द्वारा देखा गया था, बल्कि ब्रह्मा देश के लोगों द्वारा भी देखा गया था। जनरल, वे क्या गलत है? जनरल प्रताप चिंतित लग रहा था। क्या मोर्चे पर कोई समस्या है? क्या वे हमारे कैदियों का वध कर रहे हैं? नहीं, वह नहीं। आपको खुद देखना चाहिए। सिपाही का मुंह मरोड़ा, उसकी अभिव्यक्ति टालमटोल थी। वह वास्तव में इसे कहने के लिए खुद को नहीं ला सका। प्रताप ने फ्रंट लाइन फुटेज को ऊपर खींचा और जिस पल उसने इसे देखा, उसका रक्तचाप दोगुना हो गया। क्या ये अभी भी उनके ब्रह्मा देश के योद्धा थे? ऊंची एड़ी के जूते और काले स्टॉकिंग्स में वह बनी लड़की क्या थी? और गुलाबी ड्रेस पहने वह कौन सा राक्षस था? क्या ये कॉस्प्ले था? वेश परिवर्तन पर्याप्त बुरा था, लेकिन मेकअप भी। इतना ही नहीं, आसपास के कुछ वक्ता एक विचित्र रूप से आकर्षक धुन बजा रहे थे। आओ मजा करो, अभी भी बहुत समय है। प्रताप का चेहरा बदल गया जैसे उसे जहर दिया गया हो। शर्म से आग लग रही थी। ये पूरी तरह से अपमानजनक था। जनरल, ताम्बत के लोगों ने आपके लिए मोर्चे से कुछ भेजा भी है। यह क्या है? हमने इसे नहीं खोला है, लेकिन हमने इसे जांच लिया है और यह खतरनाक नहीं है। सिपाही ने एक बॉक्स सौंप दिया। हम्फ। प्रताप ने बॉक्स को फाड़ दिया और जब उसने देखा कि अंदर क्या था तो उसका रक्तचाप फिर से बढ़ गया। खून उसके सिर में दौड़ गया और उसने काले खून का एक मुंह बाहर थूक दिया। मौके पर बेहोश हो गया। जनरल, जनरल! सैनिकों की भीड़ जल्दी से इकट्ठा हो गई और प्रताप को अस्पताल ले गई। उत्सुकता से बाहर किसी ने बॉक्स की सामग्री को बाहर निकाला, जिसमें एक सफ़ेद ब्लाउज, एक बैंगनी जैकेट स्कर्ट, एक जोड़ी सफ़ेद घुटने ऊंचे मोजे और एक जोड़ी काले महिलाओं के चमड़े के जूते थे। उस दिन एक बहुत ही विशेष लाइव प्रसारण एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर दिखाई दिया, जिसकी मेजबानी ओनकार नामक एक तकनीकी भगवान द्वारा बनाए गए एक अद्वितीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर की गई थी। उसने विशेष तरीकों का उपयोग करके साइट की स्थापना की, एक स्वतंत्र साइट बनाई जिसे कोई भी सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती थी जब तक कि कोई बेहतर तकनीकी कौशल वाला व्यक्ति इसे हैक नहीं कर सकता था। इस प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने लाभ के लिए अनकहा कंटेंट प्रसारित किया, क्योंकि कोई भी उन्हें विनियमित नहीं कर सकता था और अनगिनत दर्शक देखने में रुचि रखते थे। ओनकार ने प्लेटफॉर्म के सदस्यों के सदस्यता शुल्क से एक भाग्य बनाया। कुछ ही मिनट पहले प्लेटफॉर्म को पहली बार बनाया गया था और यहां तक कि प्लेटफॉर्म की कोडिंग को भी बदल दिया गया था। सभी स्ट्रीम बंद कर दिए गए, सिवाय एक के जिसमें ताम्बत और ब्रह्मा देश के अभिसरण वाले मोर्चे का लाइव प्रसारण दिखाया गया था। मूल रूप से वेबसाइट के आगंतुक बहुत गुस्से में थे। वे सभी भुगतान करने वाले सदस्य थे और यह वही था जो उन्हें देखने के लिए दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम की सामग्री देखी तो हर कोई पागल हो गया। क्या यह उन अन्य चीज़ों की तुलना में बहुत ज़्यादा रोमांचकारी नहीं था? लाइव स्ट्रीम ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया और खबर दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत नेटिजन्स ने इंटरनेट प्रतिबंधों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। क्या यह नहीं कहा गया था कि इस वेबसाइट को प्रति वर्ष $200 की सदस्यता की आवश्यकता थी? मैं सीधे कैसे अंदर आ गया? क्या तुमने नहीं सुना? किसी बड़े शॉट ने आज सुबह इसे क्रैक कर दिया। शायद सभी कोड बदल दिए गए हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं साइट को हैक करता है। धिक्कार है। 24 मिलियन दर्शक! क्या ये संख्याएं वास्तविक हैं? एक चैनल 24 मिलियन लोगों को संभाल सकता है और लैग नहीं हो सकता। नकली डेटा होना चाहिए, है ना? क्या ये बहुत ज़्यादा टिप्पणियां नहीं हैं? क्या वे सभी बॉट हैं? लाइव स्ट्रीम उस पल शुरू हो गया था जब कैदियों को लाया गया था और दुनिया भर के नेटिजन्स टिप्पणियों के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। क्या ये ताम्बत और ब्रह्मा देश के बीच युद्ध क्षेत्र नहीं है? धिक्कार है। वे वास्तव में एक युद्ध कैदी के नरसंहार का सीधा प्रसारण नहीं कर रहे हैं, है ना?
ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय भावना का उल्लंघन करेगा, है ना? कोई महिलाओं के कपड़ों में आ रहा है। अरे बाप रे, मैंने वह लो ड्रेस पहले देखी है। मेरी प्रेमिका ने हाल ही में एक खरीदी है। इसकी लागत 2000 से ज़्यादा भारत डॉलर थी। खूनी नरक, बनी लड़की के कपड़े और हार्ले क्विन के कपड़े। जेक स्कॉट, धिक्कार है, वे क्या कर रहे हैं? दोस्तों, मेरे पास एक जंगली विचार है। कुछ मिनट बाद टिप्पणियां हंसी के साथ फट गईं, हा हा हा, और अचानक 100 से ज्यादा हृष्ट पुष्ट पुरुष वेश परिवर्तन दिवस में बदल गए। एक ऐसा दृश्य जो देखने के लिए बहुत शानदार था, खासकर उस संगीत के साथ जो बज रहा था। मैंने सुना है कि ब्रह्मा देश को इतना बुरा मारा गया फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। क्या ये ताम्बत का मनोवैज्ञानिक युद्ध है? हा हा हा, मैं हंसी से कैसे नहीं फट सकता। मुझे हंसाना बंद करो। मेरी कल ही बवासीर की सर्जरी हुई थी और मैं कसम खाता हूं कि मेरे टांके फटने वाले हैं। ये किस तरह की राक्षसी रणनीति है? यह पागलपन है। पांडा लगभग भूख से मर रहे हैं। किसने ये सोचा था? क्या तुम ये बीजीएम सुनते हो? क्या ये लगा कि झंडू बाम नहीं है? क्या ये किसी भारत के व्यक्ति का विचार हो सकता है? ताम्बत ने हाल ही में भारत के लोगों के लिए एक विशेष स्वागत यात्रा मार्ग खोला है। आने पर सभी खर्चों का भुगतान किया जाता है। शायद वे ताम्बत को विचार दे रहे हैं। ये सिर्फ सामाजिक मौत का एक विशाल दृश्य है। हा हा हा, तुम लोगों ने सिर्फ एक खेल को हैक नहीं किया। शायद तुम्हें आज रात पृथ्वी से भाग जाना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि तुम सब सीधे मंगल ग्रह पर चले जाओ। मंगल पर कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा और कोई तुम पर नहीं हंसेगा। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था, लेकिन दर्शकों की भीड़ बढ़ती रही। शुरुआती 24 मिलियन से अंततः 30 मिलियन तक पहुंच गई और अंत में 50 मिलियन से ज्यादा हो गई। संख्या अभी भी पागलपन से चढ़ रही थी। उस दिन ब्रह्मा देश की हॉटलाइन कॉल के साथ लगभग फट रही थी। हालांकि यह सिर्फ एक सैन्य घटना लग रही थी, ये निर्विवाद रूप से पूरे राष्ट्र को शामिल करने के लिए बढ़ गई थी। जब भी कोई ब्रह्मा देश से किसी व्यक्ति को देखता तो वे तुरंत अपने स्मार्टफोन के साथ दौड़ते, स्क्रीन पर सामग्री की ओर इशारा करते हुए कहते, देखो क्या ये तुम्हारी वेश परिवर्तन सेना है। ब्रह्मा देश के भीतर यह अभी भी प्रबंधनीय था क्योंकि हर कोई एक ही राष्ट्र से था। शर्म उनके अपने बीच साझा की गई थी। हालांकि विदेशों में छात्रों के लिए यह विनाशकारी था। वे चाहते थे कि वे बस एक दरार ढूंढ लें जिसमें रेंग सकें, यहाँ तक कि पृथ्वी को पूरी तरह से छोड़ने की इच्छा भी महसूस कर रहे थे। यह अब सिर्फ सामाजिक मौत नहीं थी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विनाश था। केवल मंगल पर छिपने से उन्हें आगे मजाक से बख्शा जाएगा। बेशक ब्रह्मा देश में भी कई तकनीकी दिग्गज थे। अपने देश को ऐसी दुर्दशा में गिरते हुए देखकर वे संभवतः कैसे खड़े हो सकते थे और खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजाक बनते हुए देख सकते थे। दुनिया के शीर्ष हैकरों में एक जो 8वें स्थान पर था वह ब्रह्मा देश से था। ऑनलाइन रोहन के रूप में जाना जाता था। उसने बहुत कम उम्र से हैक करना सीख लिया था और उसके कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। बाद में उसे राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र का प्रमुख बनने के लिए भर्ती किया गया था। स्वाभाविक रूप से केवल वह और सरकार के ऊपरी स्तरों पर कुछ चुनिंदा लोग ये जानते थे, क्योंकि एक शीर्ष हैकर की पहचान उजागर करने से उसके पिछले कार्यों के कारण उसे अत्यधिक परेशानी हो सकती थी। सैकड़ों हैकरों ने सहज रूप से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक तूफान जैसा हमला आयोजित किया और लॉन्च किया, लेकिन इसकी सुरक्षाएं वस्तुतः अभेद्य थीं। अंत में राष्ट्रीय हैकरों के आह्वान के तहत रोहन अंततः दिखाई दिया। हालांकि 20 मिनट के प्रयास के बाद उसने केवल एक वाक्य का मूल्यांकन दिया, इस ग्रह पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वेबसाइट में घुसपैठ कर सके। इस बयान के साथ सभी भ्रम टूट गए और शर्मनाक छवि विश्व स्तर पर प्रसारित होती रही। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। सभी वेश परिवर्तन के बड़े लोग कई पंक्तियों में खड़े थे और लोगों से भरे ट्रकों को मोर्चे पर चलाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और जारी रखने के लिए तैयार था। आह बन आह बन आह बन। कुछ ब्रह्मा देश के सैनिकों ने दबाव में अनियंत्रित रूप से संघर्ष करना और गर्जना करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही एक ताम्बत योद्धा, जो ब्रह्मा देश की भाषा में धारा प्रवाह था, सैनिकों में से एक के पास पहुंचा। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी पीड़ा को जल्दी खत्म कर दें, लेकिन हम तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं, बस मजाक के लिए। इस बयान का अनुवाद तुरंत बुलेट स्क्रीन में बॉस द्वारा अनुवादित किया गया था, जिससे हंसी का एक और हंगामा हुआ। तो क्या भारत की बोलचाल अब इतनी व्यापक हो गई है? हाँ हाँ, मैं गंभीरता से संदेह करने लगा हूं कि ताम्बत सेना में भारत से कोई मोल है। ऊपर की पोस्ट में कुछ आत्मविश्वास रखें, संदेह को हटा दें। मुझे विश्वास नहीं है कि किसी अन्य देश में इस तरह की लोकप्रिय बोलचाल है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी कह सकता है। तो क्या भारत की बोलचाल अब इतनी व्यापक हो गई है? हाँ हाँ। सिपाही का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसे कई योद्धाओं द्वारा कसकर पकड़ लिया गया और उसके मुंह को एक विशेष उपकरण के साथ गब किया गया था जिससे उसे आत्महत्या करने से रोका जा सके, जिससे वह मौके पर ही शक्तिहीन रूप से उग्र हो गया। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो, ताम्बत योद्धा ने हंसते हुए कहा। असल में अगर तुम अपनी लड़ने की इच्छा को ऐसे ही खो देते हो
तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। हमारे जनरल ने तुम्हारे लिए कुछ अन्य उपहार तैयार किए हैं। ट्रकों से टोकरा के बाद टोकरा उतारा गया और छोटी गाड़ियां उन्हें वेश परिवर्तन सैनिकों की ओर धकेल गईं। गाड़ियों की पहली पंक्ति नियंत्रण उपकरणों और उन पर कई धातु बटन के साथ धातु के बिस्तरों की लगती थी। सभी नेटिजन्स ने अपनी सांस रोक ली। क्या ये कुछ अविश्वसनीय रूप से भयानक मानव प्रयोग हो सकता है? ये चीज़ इतनी परिचित क्यों लगती है? ये कुछ ऐसा लगता है जो मैंने कुछ निम्न अंत साइट पर देखा है। कुछ भारत के नेटिजन्स ने अचानक कुछ परिचित की गंध पकड़ी, लेकिन चूंकि इसे युद्ध के साथ जोड़ना मुश्किल था, वे ये पता नहीं लगा सके कि यह क्या था। एक ब्रह्मादेश सैनिक को जबरदस्ती धातु के बिस्तर पर बांध दिया गया। चमड़े की रस्सियों ने उसके सभी अंगों को बांध दिया। जैसे ही मोटर शुरू हुई, बिस्तर घूमना शुरू हो गया और कैदी का सिर धीरे धीरे जमीन की ओर मुड़ गया। उसे उल्टा लटका दिया। फिर बिस्तर के नीचे से एक पारदर्शी बैरल बाहर चला गया, पानी से भरा हुआ और अंदर एक प्रोपेलर के माध्यम से तेजी से घूम रहा था। धिक्कार है, गुलाबी अंडरवियर। क्या ये बहुत ज्यादा स्लिटी नहीं है? यहाँ क्या हो रहा है? एक बाल्टी, वह क्या है? शैम्पू। एक बिजली का पंखा भी क्यों है? कई लोगों की चकित नज़रों के तहत ब्रह्मादेश के कैदी का सिर एक पारदर्शी बाल्टी में भर दिया गया था और एक योद्धा ने उसके सिर पर शैम्पू लगाना शुरू कर दिया। उल्टे सिर का बाल धोना, ये किस तरह का जादू है? धिक्कार है, मैं जानता हूं कि यह क्या है। यह एक उल्टे सिर का बाल धोने वाली मशीन है। मैंने इसे हॉटस्टार पर देखा है, जिसे शिल्पकार राजू नामक एक कारीगर ने बनाया है। धिक्कार है, यहाँ तक कि न्याय मंत्री के उपकरण का भी निर्यात किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि स्टाइल बंद है? क्या ये युद्ध कैदियों से निपटने के बारे में नहीं माना जाता है? ये दृश्य कुछ भी नहीं है जैसा मैंने कल्पना की थी। ये रणनीतिकार हमारे भारत के लोगों में से एक होना चाहिए, या कोई ऐसा जिसने भारत में अध्ययन किया। अन्यथा कोई भी ऐसा मस्तिष्क रक्तस्राव प्रेरित कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। अन्य देशों के नेटिजन्स पूरी तरह से भ्रमित थे। ये सब क्या बकवास है? भारत से नेटिजन्स भी उतने ही चकित थे। इन कैदियों के लिए उल्टे सिर के बाल धोने का क्या मतलब है? जब हर कोई लाक्षणिक रूप से अपने सिर खुजला रहा था, तो एक और सैनिक ने बिजली का पंखा चालू कर दिया, फिर उसे तीसरी गति सेटिंग तक क्रैंक कर दिया और इसे कैदी के सामने लाया। दोस्तों, मैंने अचानक अनुमान लगाया कि वह आगे क्या करने जा रहा है। मुझे लगता है कि मैंने भी इसका अनुमान लगाया है। एक तांबत योद्धा ने अचानक कैदी की पैंट उतार दी और बिजली के पंखे को वहीं ऊपर धकेल दिया। एक चीख तुरंत कमरे में भर गई और सभी दर्शकों ने अनैच्छिक रूप से अपने पैरों को भींच लिया। शारीरिक और मानसिक यातना बिल्कुल भयानक थी, शायद नाजियों के POW शिविरों में जो था उससे भी ज्यादा क्रूर। रुको, उन्होंने एक स्टील वूल पैड भी निकाला है। कोई खौलते पानी का एक बेसिन ले आया। वह क्या है? एक फनल। वे इसे कहाँ डालने जा रहे हैं? लाइव प्रसारण कैमरा धीरे धीरे जूम आउट हो गया, पूरे मोर्चे को प्रकट करता है। 100 से ज्यादा ब्रह्मादेश के कैदियों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। कुछ 3 गति वाले बिजली के पंखों का सामना कर रहे थे, कुछ को खौलते पानी से जलाया जा रहा था, कुछ को स्टील वूल पैड के साथ चारों ओर रगड़ा जा रहा था, कुछ के मुंह में एक जलती हुई सिगरेट फंसा दी गई थी, कुछ के गले में सिगरेट राख का पानी डाला जा रहा था और कुछ उल्टा इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। इन दंडों का शारीरिक नुकसान ज्यादा नहीं था, लेकिन अपमान अत्यधिक था। और वे तांबत राज्य के योद्धा अपने कार्यों के साथ बहुत सटीक थे, केवल उन्हें अपमानित कर रहे थे और एक भी बूंद खून निकाले बिना दर्द का कारण बन रहे थे। लेकिन पूरे ब्रह्मादेश के लिए यह एक पूर्ण अपमान था। न केवल उन्होंने लड़ाई खो दी थी, बल्कि उनके योद्धा भी दुश्मन की रेखाओं के सामने ऐसे अपमान का सामना कर रहे थे। उन्हें उसके बाद शर्म में मास्क पहनना पड़ सकता है। मालिक, क्या आपने ये सब किया? आनंद और सिद्धार्थ इस दृश्य को देखकर तुरंत अनुमान लगाया कि यह सब अर्जुन चौहान का काम था। केवल वही इस तरह की गंदी चीजों के साथ आ सकता था। हाँ, क्या उपकरणों का वह बैच भी आपके द्वारा खरीदा गया था? कुछ दिन पहले अर्जुन चौहान की सूरजपुर की यात्रा के साथ इसे मिलाकर सब कुछ क्लिक हो गया। हाँ, अर्जुन चौहान ने अपने पैरों को पार करके और अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट नज़र के साथ कहा, मुझे नाराज करने की हिम्मत करो, और यह उनका भाग्य है। निर्दयी। आनंद और सिद्धार्थ ने अर्जुन चौहान को देखा, उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अर्जुन चौहान केवल लाचारी से स्थिति को संभाल सकता है, शायद एक गोल गोल बचाव रणनीति में कुछ आर्थिक साधनों द्वारा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन चौहान न केवल मजबूती से खड़ा होगा बल्कि ब्रह्मादेश के चेहरे पर एक भयंकर थप्पड़ भी देगा। अब तक ब्रह्मादेश शायद अभी भी नहीं जानता कि तांबत राज्य अचानक, जैसे कोई खेल में धोखा दे रहा हो, किसी को भी मारना क्यों शुरू कर दिया, यहाँ तक कि धार्मिक स्थिति द्वारा संरक्षित लोगों को भी। और उन्होंने यह अध्ययन करने के लिए कई बैठकें की हैं कि तांबत राज्य ने हाल ही में किसी भी देश के साथ क्या अनकहे सौदे किए हैं। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह सब इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उन्होंने अर्जुन चौहान को उकसाया था। आनंद और सिद्धार्थ ने अचानक राहत महसूस की, यहाँ तक कि कुछ हद तक भाग्यशाली भी।
वास्तव में अर्जुन चौहान के आने से पहले महालास्ट परिवार के 2 वर्तमान में शक्तिशाली सदस्यों ने निजी तौर पर उनसे संपर्क किया था, यह उम्मीद करते हुए कि वे अर्जुन चौहान तानाशाह का विरोध करने के लिए एक गठबंधन में शामिल होंगे। वास्तव में आनंद और सिद्धार्थ अर्जुन चौहान की खास परवाह नहीं करते थे, लेकिन अपने माता पिता की पीढ़ी द्वारा कई विचारधाराओं के साथ दिमागी तौर पर धोया गया था, और देवताओं में विश्वास रखने वाले गद्दार बनने का मतलब होगा कि उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद नरक में गिर जाएंगी। ये वह कारण था कि उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनका चुनाव बिल्कुल सही था, क्योंकि इस घटना के परिणाम बाहर की ओर विकिरण करना शुरू करने से पहले ज्यादा समय नहीं लगेगा और अंततः ब्रह्मादेश निश्चित रूप से पता लगाएगा कि उकसाने वाला अर्जुन चौहान था। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अर्जुन चौहान ने इस मामले में हमेशा स्वतंत्र रूप से काम किया था। क्या उन्होंने उम्मीद की थी कि ताम्बत राज्य ये स्वीकार करेगा कि सैन्य संसाधन अर्जुन चौहान से आए थे? सपने देखो, जब तक अर्जुन चौहान ने भागीदारी से इनकार किया, तब तक इस पूरे मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, और आगे क्या होगा वह पूरी तरह से अर्जुन चौहान के हितों पर निर्भर करेगा। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। अगर तुम लोग इतने सख्त हो तो वह भी ठीक है, लेकिन ये जान लो, ताम्बत राज्य और ब्रह्मा देश के बीच विवादित क्षेत्र सिर्फ इस एक जगह तक सीमित नहीं है, उनमें 3 गुना बड़ा इलाका भी शामिल है, जो ऐतिहासिक युद्धों में विजेता के रूप में ब्रह्मा देश का कब्जा बन गया। फिर भी इन जगहों के संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। चूंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, तो यह नीचे आता है कि किसकी मुट्ठी बड़ी है और कौन लड़ सकता है, वे स्थान उनके होंगे। ये कल्पना करना आसान है कि आगे क्या होगा, वह खून और रोष का एक तूफान होगा। जल्द ही ताम्बत राज्य के विमान और टैंक उस क्षेत्र पर बमबारी करना शुरू कर देंगे, और ब्रह्मा देश की वर्तमान युद्ध क्षमताओं को देखते हुए 1 महीने तक चलना प्रभावशाली होगा। अतीत में उन्हें इस क्षेत्र को जीतने में 5 साल लगे थे। बातचीत। कमजोर पक्ष को बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हस्तक्षेप कर रही है। जब ताम्बत राज्य पर उन वर्षों पहले हमला किया जा रहा था तो तुम सब चुप रहे, लेकिन अब तुम बोलते हो क्योंकि ब्रह्मा देश को मारा जा रहा है। क्या ये सिर्फ खुला धमकाना नहीं है? ऐसे कार्य न केवल व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बहस को प्रज्वलित करेंगे, बल्कि उन प्रवक्ताओं की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करेंगे। जब तक उनके पास कोई समझ है, वे इन गंदे पानी में नहीं उतरेंगे। जहां तक अर्जुन चौहान और ताम्बत राज्य ने किस तरह का समझौता किया है, आनंद और सिद्धार्थ निश्चित नहीं हैं, लेकिन वे एक बात के बारे में निश्चित हैं, जब तक अर्जुन चौहान रुकने के लिए नहीं कहता, वे निश्चित रूप से जारी रखेंगे। तब तक ब्रह्मा देश के लिए नुकसान केवल 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के करीब नहीं होगा, बल्कि देश के विकास को भी एक जबरदस्त झटका लगेगा। महालास्ट परिवार की संपत्तियां, स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अर्जुन चौहान वास्तव में परवाह नहीं करता है, लेकिन अगर वे उसके साथ खेल खेलना चाहते हैं तो अर्जुन चौहान उन्हें अंत तक खेलेगा, और यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आनंद और सिद्धार्थ ने शुरुआत से सहयोग करने का चुनाव किया होता, वे ऐसे परिणाम की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। पहला प्रसारण 3 घंटे तक चला, जिसके दौरान पूरी दुनिया ने भारत के लोगों की बुद्धि को देखा। ऑनलाइन साझा किए गए चुटकुले और मीम वास्तव में जीवन में लाए गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन हरकतों से ज्यादा शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, हालांकि आत्मा को आघात कथनीय था। 3 घंटे बाद, यहां तक कि ताम्बत के सैनिक जो सजा देने के लिए जिम्मेदार थे, थोड़ा शारीरिक रूप से ज्यादा काम कर गए थे, थकावट से नहीं बल्कि हंसी से। युद्ध क्षेत्र के मोर्चे पर 2 पूरी तरह से अलग अभिव्यक्तियां दिखाई दी। ताम्बत की तरफ यह एक उत्सव की तरह था, हर कोई उत्साहित और खुश था। इस बीच ब्रह्मा देश के सभी लोगों ने उदास चेहरे पहने थे, अपने दर्द के मास्क को परत कर रहे थे। उस पल लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर दर्शक केवल इतना कहना चाहते थे, सुख और दुख एक समान नहीं होते। मुझे तो बस वे शोर मचाने वाले लगते हैं। ठीक है, हर किसी का एक कठिन दिन था, चलो कल भारत से वापस आते हैं। जनरल अवराइल ने चिल्लाया, उसका चेहरा उत्साह के साथ चमक रहा था। यह उसके जीवन का सबसे उज्ज्वल क्षण था, उसका सबसे शानदार समय था। कल वापस आ रहे हैं। संवाददाता सभी चकित थे। आज की गंभीर कार्रवाई के बाद आप अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अवराइल ने अपने हाथ में कागज के टुकड़े को देखा। आज हमने केवल बदतमीज सुअ के 36 तरीके की 6 वस्तुओं को निष्पादित किया, हम अगले 5 दिनों तक जारी रखेंगे। अवराइल ने संवाददाताओं से कहा, तुम सब एक लेख लिख सकते हो। ये बयान हमारी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक कि ब्रह्मा देश आत्मसमर्पण करने और हमारी वार्ताओं पर सहमत होने का चुनाव नहीं करता, हम हर दिन एक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ होंगे। लाइव प्रसारण समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव विकिरण जारी रहा। प्रसारण का रिकॉर्ड किया गया संस्करण विभिन्न देशों के माध्यम से फैलना शुरू हो गया, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। उस रात संचयी दृश्य 200 मिलियन से ज्यादा हो गए, और अगली सुबह तक वे 500 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। यह क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे समझा सकता है कि क्या हो रहा है?
ब्रह्मादेश का ऊपरी सोपान पूरी तरह से उग्र था। ब्रह्मादेश आखिरकार एक लंबी, हालांकि गरीब इतिहास वाली एक सभ्यता थी जिस पर वे गर्व कर सकते थे। लेकिन इस युद्ध ने निर्विवाद रूप से उनकी सहस्राब्दी की सभ्यता पर एक बदसूरत लेबल लगाया था जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता था। इसके बाद जब भी इस देश का उल्लेख किया जाता था तो आज का अपमानजनक दृश्य दिमाग में आएगा। कौशिक, हालांकि केवल एक नोटरी कार्यालय का बॉस था, राष्ट्रीय मामलों पर भी नजर रखता था। लाइव प्रसारण के खंडों को देखने के बाद उसका चेहरा एक भारी उदासी के साथ बादल छा गया था। वह हमेशा महसूस करता था कि यह घटना कुछ दिन पहले की घटनाओं से एक जटिल और अस्पष्ट तरीके से जुड़ी हुई थी। मैंने सुना है कि तुम युद्ध में हो। ये वाक्य अचानक उसके दिमाग में दिखाई दिया। यह ज्यादा समय पहले नहीं था कि भरत से अर्जुन चौहान ने जाने से पहले उन कठोर शब्दों को छोड़ दिया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह केवल भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका था, लेकिन अब ऐसा लगा कि यह इतना सरल नहीं था। उसने तुरंत आव्रजन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एक दोस्त को बुलाया, जिसने उसे बताया कि अर्जुन चौहान ने कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए ब्रह्मादेश छोड़ दिया था। पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार उसका गंतव्य सूरजपुर था। सभी लिंक अब तुरंत स्पष्ट हो गए। सूरजपुर क्या जगह है? लगातार युद्ध के साथ एक जगह जहां लड़ाई कभी बंद नहीं हुई। उस जगह में कौन है? 2 प्रकार के लोग, हताश और जो युद्ध से लाभ उठाते हैं। अगर किसी को कुछ सैन्य गियर खरीदना था तो वह जगह निस्संदेह सही विकल्प थी। अर्जुन चौहान इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने का प्रबंधन कैसे कर सकता था, ये कौशिक कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन चौहान नहीं कर सकता था। ताम्बत राज्य के तरीकों और शैलियों के साथ इसे मिलाकर एक अलग भरत स्वाद था, एक मजबूत अर्जुन चौहान स्वाद। इन सभी का एहसास होने पर एक जवाब सतह पर आने के कगार पर था। अर्जुन चौहान के शब्द निश्चित रूप से केवल खाली बयानबाजी से ज्यादा थे। वह कार्यों के माध्यम से दिखा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह, अर्जुन चौहान, नहीं कर सकता था। इस अटकल को ध्यान में रखते हुए कौशिक ने तुरंत अपने विचारों और अपने नेता को अपने संपर्कों के नेटवर्क के माध्यम से सूचित किया, और अटकल ने जल्दी ही गंभीर ध्यान आकर्षित किया। उच्च अधिकारियों ने चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि इसके पीछे अर्जुन चौहान के होने की संभावना वास्तव में काफी ज्यादा थी। ताम्बत राज्य को सैन्य समर्थन के लिए केवल 3 संभावित परिदृश्य थे। एक राज्य स्तर का समर्थन था, लेकिन इस संभावना को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा संदेह वाले देशों ने अपना सबूत प्रदान किया था। दूसरी संभावना ब्रह्मादेश के खिलाफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्रवाई थी, लेकिन ब्रह्मादेश ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नाराज नहीं किया था। भले ही उन्हें लक्षित करने की एक वास्तविक इच्छा थी, तो एक उद्देश्य होने की जरूरत होगी, है ना? फिर भी इस बिंदु तक किसी ने भी उनसे किसी भी शर्त पर बातचीत करने के लिए संपर्क नहीं किया था। जहां तक अंतिम संभावना का सवाल था, यह एक व्यक्ति का कार्य होना चाहिए। $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लायक हथियार और उपकरण, साधारण लोगों के पास इसे खर्च करने की वित्तीय शक्ति नहीं होगी, लेकिन अर्जुन चौहान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनका मानना था कि भले ही वह राशि 10 गुना ज्यादा हो, जब तक कोई सामान प्राप्त कर सकता था, अर्जुन चौहान इसके लिए भुगतान करने में सक्षम होगा। इसके अलावा अर्जुन चौहान के पास ऐसा कार्य करने का मकसद था, और उसकी गतिविधियों ने दृढ़ता से यह सुझाव दिया। सभी चीजों पर विचार किया गया। अगर यह अर्जुन चौहान द्वारा नहीं किया गया था, तो वह इसके पीछे था, तारों को खींच रहा था। अगर नहीं, तो वे एक चलते हुए पंखे के सामने अपने सिर पर खड़े हो सकते हैं। अब वे गलती पर थे और एक कमजोर स्थिति में थे। वे निश्चित रूप से अर्जुन चौहान के साथ अपने संबंध को और खराब करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये पुष्टि करनी थी कि क्या यह अर्जुन चौहान था जिसने ये किया था, ताकि वे उसके बाद मामले से निपटने के तरीके के बारे में सोच सकें। कई राय इकट्ठा करने के बाद कौशिक को अंततः एक आदेश मिला, अर्जुन चौहान की जांच करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वह उससे कोई सुराग प्राप्त कर सकता है। इस काम को प्राप्त करने पर कौशिक ने पूरी तरह से व्यथित महसूस किया। ये किस तरह की बदकिस्मत नौकरी थी। पिछले अनुभव के आधार पर क्या कोई जिसने अर्जुन चौहान के साथ व्यवहार किया था कभी भी अच्छी तरह से समाप्त हुआ? तुम कहते हो कि यह स्पष्ट रूप से किसी और की संपत्ति है, तुम्हें उनके खिलाफ योजना क्यों बनानी है? क्या वे तुम्हें करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं या क्या? ऐसा एक विशाल उद्यम, भले ही अर्जुन चौहान को वापस कर दिया जाए, क्या वह वास्तव में इसे भारत में वापस ले जा सकता है? जब तक ये ब्रह्मादेश में रहता है, ब्रह्मादेश के अपने उद्योगों से क्या अंतर पड़ता है? लेकिन तुम्हें बस किसी और की संपत्ति का निजीकरण करना था, और अब देखो क्या हुआ। तुमने उन्हें नाराज कर दिया है, और जब कगार पर धकेल दिया गया तो वे सीधे तुम्हारे दुश्मनों के साथ तुम्हारे खिलाफ हो गए। क्या ये वह स्थिति है जो तुम चाहते थे? ये स्पष्ट रूप से कौशिक का विचार नहीं था, लेकिन उसे इस गड़बड़ी को साफ करना था, अपने दिल में उन राजनेताओं के पूर्वजों को कोसते हुए। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी। यहाँ तक कि एक ब्यूरो प्रमुख के रूप में एक ऐसे विभाग में जिसमें थोड़ी वास्तविक शक्ति थी, वह भी सिर्फ एक निम्न कार्यकर्ता था जो केवल चुपचाप उच्च अधिकारियों से आदेश ले सकता था।
कौशिक ने अनिच्छा से अर्जुन चौहान का नंबर डायल किया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सही शब्दों की तलाश कर रहा था। उसे कैसे शुरू करना चाहिए? क्या उसे सीधे पूछना चाहिए कि क्या यह अर्जुन चौहान का काम था? अगर अर्जुन चौहान ने इसे स्वीकार कर लिया तो यह अजीब होगा। परिवार और व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात करना। वह अर्जुन चौहान के साथ दोस्त नहीं था और आधा दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति संवाद करने के लिए ऐसे दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन कॉल पहले ही हो चुकी थी और कौशिक अब विचार नहीं कर सकता था। नमस्ते, मैं अर्जुन चौहान हूँ। अर्जुन चौहान ने फ़ोन के माध्यम से क्या बात करना चाहते हो की अभिव्यक्ति पहनी। वह पूरी तरह से उन सभी चीज़ों से अवगत था जो ब्रह्मादेश इन पिछले कुछ दिनों में कर रहा था और जानता था कि उन्होंने उस पर संदेह करना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्जुन चौहान घबराया नहीं था क्योंकि उसने मामले के बारे में कोई पता लगाने योग्य सबूत नहीं छोड़ा था। इसके अलावा वह ब्रह्मादेश के लोगों के उसके पास आने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वे चुपचाप इसे सहते तो वह अपनी हताशा कहाँ निकालता। मिस्टर अर्जुन, नमस्ते, ये कौशिक है। हम कुछ समय पहले संपर्क में थे। ओह कौशिक, अर्जुन चौहान बड़बड़ाने लगा। पिछली बार मैंने जो प्रस्ताव दिया था उसके बारे में क्या? आपकी एप्पल इंक का मूल्य अब 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। मैंने इसे 3 ट्रिलियन डॉलर में खरीदने की पेशकश की, एक कीमत जो काफ़ी ईमानदार है, और मैं नकद में भुगतान करूंगा, एक ही बार में। कौशिक अपने अंत में चकित था, सोच रहा था कि यह क्या बकवास था। वह ब्रह्मादेश से लोक नोटरी ब्यूरो के निदेशक कौशिक था, न कि वह अमेरिका से कौशिक जिसने फ़ोन बेचे थे। भले ही आप नामों को अलग नहीं कर सकते, आपको कम से कम अंग्रेजी और ब्रह्मादेश की भाषा के बीच अंतर बताने में सक्षम होना चाहिए, है ना? एप्पल इंक को नकद में 3 ट्रिलियन डॉलर में खरीदना, तुम ऐसी भव्यता के साथ किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर अर्जुन, मैं ब्रह्मादेश के लोक नोटरी ब्यूरो से कौशिक हूँ, न कि वह कौशिक जिसका आपने अभी उल्लेख किया है। ये जानते हुए कि अर्जुन चौहान जानबूझकर यह कर रहा था, कौशिक केवल चुपचाप सहन कर सकता था। ओह ओह ओह, हा, माफ़ करना मिस्टर कौशिक, मैं एप्पल इंक का अधिग्रहण करने में व्यस्त रहा हूं और गलती से किसी और को आपके लिए मान लिया। अर्जुन चौहान ने माफ़ी का एक औंस भी नहीं कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर कौशिक मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपको वह वसीयत मिल गई? मिस्टर अर्जुन, मैंने खुद को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि शुरू करने के लिए ऐसी कोई वसीयत नहीं है, तो खोजने के लिए कुछ भी नहीं है ना? तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मूर्ख, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। इसके साथ अर्जुन चौहान ने फ़ोन काट दिया। कौशिक दूसरे छोर पर आंसू के कगार पर था, सोच रहा था कि क्या इस व्यक्ति को चेहरा बदलने में प्रशिक्षित किया गया था। वह इतने अचानक दृष्टिकोण कैसे बदल सकता था? क्या वह किसी को बात करने के लिए एक गाना गाने में लगने वाला समय नहीं दे सकता था? इस क्षण उसने वास्तव में छोड़ने जैसा महसूस किया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसे खुद को अर्जुन चौहान को फिर से बुलाने के लिए मजबूत करना पड़ा। मिस्टर अर्जुन, ये कौशिक है, मैं अभी। ओह मिस्टर कौशिक, हाँ, मुझे अभी अभी आपके नाम के समान एक मूर्ख से एक कॉल आया था, मैंने लगभग उसे आपके लिए मान लिया। कौशिक ने अपने माथे पर एक नस धड़कती हुई महसूस की क्योंकि उसने हत्या करने की इच्छा को दबा दिया और एक कम आवाज़ में बोला, मिस्टर अर्जुन, मैं वही कौशिक हूँ जिसने आपको अभी अभी बुलाया। तुम फिर से क्यों हो? अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे परेशान मत करो, मैं एप्पल इंक का अधिग्रहण करने के रास्ते पर हूँ। रुको मिस्टर अर्जुन, कृपया फ़ोन मत काटो, कौशिक ने जल्दी से कहा। मैंने वास्तव में उस वसीयत को कभी नहीं देखा है जिसका आपने उल्लेख किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर यह वास्तव में मौजूद है तो मैं आपके लिए इसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? अर्जुन चौहान ने ताना मारा। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा सौदा है जिस पर चर्चा करनी है। कौशिक पागल हो रहा था। क्या वे कृपया एप्पल इंक खरीदने का उल्लेख करना बंद कर सकते हैं और 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जैसी संख्याएं नकद में फेंक सकते हैं? यहाँ तक कि महालास परिवार की पूरी संपत्ति 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर नहीं थी। उसे संदेह था कि यह किसी तरह का संकेत था। मिस्टर अर्जुन, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में सूरजपुर की यात्रा के लिए ब्रह्मादेश छोड़ दिया। हाँ, तो क्या मैं तुम्हारे देश का नागरिक नहीं हूँ? तुम क्यों परवाह करते हो कि मैं कहाँ जाता हूँ? मिस्टर अर्जुन, वह जगह लगातार युद्ध के साथ इतनी खतरनाक है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? बकवास, मैं पर्यटन के लिए वहाँ था, और क्या? अर्जुन चौहान ने बेहिचक कहा, मैंने एक नया विला खरीदा जिसे मैं फिर से सजाना चाहता था और सूरजपुर की शैली का संदर्भ लेना चाहता था, क्या ये ठीक नहीं है? कौशिक अवाक था। वह उत्तरी यूरोपीय, भूमध्यसागरीय, अमेरिकी और जापानी जैसी शैलियों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी भी सूरजपुर शैली के बारे में नहीं सुना था। क्या यह एक ऐसी शैली थी जहाँ सब कुछ खंडहर में था? क्या तुम पागल हो? कौन अपने सही दिमाग में उस तरह की शैली वाले घर में रहना चाहेगा? मिस्टर अर्जुन, क्या आप हमारे देश और ताम्बत राज्य के बीच हाल के संघर्ष से अवगत हैं? बेशक, क्या तुम लोगों को पीटा नहीं गया?
युद्ध के कैदियों को भी मोर्चे पर घसीटा गया, महिलाओं के कपड़ों में तैयार किया गया, बाल धोते और इंस्टेंट नूडल्स खाते समय उनके सिर पर खड़ा किया गया, पीछे से धूम्रपान किया गया और राख का पानी पिया गया। ये प्रफुल्लित करने वाला था। अपनी माँ पर हंस रहे हो? अगर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं खुद कुछ भी उल्टा करूंगा। कौशिक ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसने अर्जुन चौहान की परेशान करने वाली आवाज़ सुनी। मिस्टर अर्जुन, निश्चित रूप से इस मामले में आप शामिल नहीं हैं, है ना? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अर्जुन चौहान ने शिकायत के स्वर में बात की। मिस्टर कौशिक, आप जो भी बकवास चाहते हैं वह खा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह नहीं सकते। क्या आपके पास सबूत हैं? मिस्टर अर्जुन, मेरा यह मतलब नहीं था, केवल इसलिए कि इस मामले में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, इसलिए मुझे निश्चित होना चाहिए, कौशिक ने जल्दी से समझाया। क्या ये तुम्हारे वरिष्ठ हैं जिन्होंने तुम्हें मेरी जांच करने के लिए भेजा? अर्जुन चौहान का स्वर काफी निर्णायक था, जैसे कि उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर अर्जुन, आपके ब्रह्मा देश छोड़ने के बाद आप सूरजपुर गए और फिर इस तरह की घटनाएं हमारे मोर्चे पर होनी शुरू हो गईं। मुझे लगता है कि हमें संदेह करने का कुछ अधिकार है ना? कौशिक ने कहा, इसके अलावा जिस तरह से तांबत के लोग युद्ध के कैदियों के साथ व्यवहार करते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन संदेह करते हैं कि आपके देश का इसमें एक हाथ है। क्या आपके पास सबूत हैं? मैं कौशिक इन शब्दों से सीधे घुट गया था, उनके पास कोई सबूत नहीं था। क्या उन्होंने जांच के लिए किसी को सूरजपुर भेजने की उम्मीद की थी? कौन ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेगा जहां लोगों को बिना कोई हड्डी छोड़े खाया जाता है? एक गलत कदम, और यह एक विदेशी भूमि में मरना है, तो जांच करने के लिए क्या है? भले ही वे गए तो वे किससे पूछते? सीधे उन हथियार डीलरों के पास जाओ और पूछो कि क्या उनके पास अर्जुन चौहान नामक कोई व्यक्ति है जो उनसे हथियार खरीद रहा है। तुम्हें ये जानना होगा कि ये लोग पैसे को पहचानते हैं, चेहरों को नहीं, और उनके पास पूर्ण पेशेवर ईमानदारी भी है, निश्चित रूप से अपने ग्राहकों की जानकारी को उजागर नहीं करना। बेशक ये किसी भी प्रतिष्ठा के कारण नहीं है। ग्राहक की जानकारी को धोखा देने से केवल दो परिणाम होते हैं। एक, ग्राहक मारा जाता है और उनके पास कभी भी दोहराया जाने वाला व्यवसाय नहीं होगा। दूसरा यह है कि ग्राहक जांच करने वाले व्यक्ति को मारता है और फिर उनके लिए भी परेशानी का कारण बनता है। जो भी मामला हो, उनके लिए कोई लाभ नहीं है, इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, वे निश्चित रूप से किसी भी ग्राहक की जानकारी को धोखा नहीं देंगे। इसलिए सूरजपुर में सबूत प्राप्त करना कि अर्जुन चौहान ने हथियार बेचे हैं, वस्तुतः असंभव है। बेशक तांबत राज्य को यह स्वीकार करने के लिए कि उन्होंने अर्जुन चौहान से हथियार प्राप्त किए हैं, ये और भी कम संभावना है, इसलिए ये लगभग एक अघुलनशील प्रस्ताव है। ऐसा लगता है कि आपके पास वास्तव में कोई सबूत नहीं है। अर्जुन चौहान ने कहा, आपके कारण कुछ भी क्यों न हो, तुम यहाँ इनएक्सप्लिकेबली मेरी इन गतिविधियों का संदेह करते हुए आते हो। यह मेरी प्रतिष्ठा की मानहानि है। तुम चुप रहने का चुनाव कर सकते हो, लेकिन अब से तुम्हारे द्वारा कहे गए हर शब्द को अदालत में सबूत के रूप में लिया जाएगा। मिस्टर अर्जुन, इसका क्या मतलब है? कौशिक ने माथा सिकोड़ लिया। अर्जुन चौहान के शब्दों को सुनते हुए ऐसा लगा जैसे वह एक शिकायत दर्ज करने वाला था। मैंने अभी अभी हमारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है और कुछ दिनों में मेरे वकील आपसे संपर्क करेंगे। अर्जुन चौहान ने कौशिक के साथ गोलमोल बात करने की इच्छा खो दी थी। अब वे एक कमजोर स्थिति में थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास नहीं था। उसकी माफी मांगना एक बात है, लेकिन वास्तव में उस पर सवाल उठाने की हिम्मत करना। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि अर्जुन चौहान को उकसाना आसान था? हरिहरन, आज की बातचीत का रिकॉर्ड कॉपी करो और फिर वकीलों की मेरी टीम को ब्रह्मा देश में लाओ। मैं उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजने जा रहा हूं। मिस्टर अर्जुन, ये कुछ हद तक प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है, हरिहरन ने कहा। हालांकि आपके वकीलों को सख्त चयन के माध्यम से किया गया है और उनकी विशेषज्ञता निर्दोष है, ये केवल अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिस्टम वाले देशों में सच है। ऐसे पिछड़े मूलभूत सिस्टम वाले देश में कुछ भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और भले ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसमें 1 साल और आधा साल लग सकता है। 1 साल और आधा साल? मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अर्जुन चौहान ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं सुझाव देता हूं कि आप अपनी रक्षा के लिए स्थानीय वकीलों को किराए पर लें, जो ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। क्या मेरे पास ब्रह्मा देश में वकील हैं? हाँ, हरिहरन ने कहा, लेकिन वे वकील महालास परिवार के नाम के तहत पंजीकृत हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अरे यार! अर्जुन चौहान ने अपने दिल में एक नामहीन रोष का उछाल महसूस किया, जैसे अपने ही पिछवाड़े में चलना। अचानक शौच करना चाहते हैं, लेकिन फिर यह बताया जा रहा है कि शौचालय जो मूल रूप से उसका था अब अनुपयोगी था और उसे एक सार्वजनिक शौचालय खोजने के लिए बाहर जाना होगा। आनंद, अर्जुन चौहान ने पूछा, ब्रह्मा देश में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कानूनी फर्म कौन सी है? मालिक, ब्रह्मा देश में सबसे अच्छी कानूनी फर्म ब्रह्मा विशेष कानूनी फर्म है, जिसका अभ्यास में 20 से ज्यादा वर्षों का इतिहास है और लगभग सभी शीर्ष घरेलू वकील इस फर्म से आए हैं। आनंद ने कहा। ठीक है, चलो वहां चलते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा।
घरेलू स्तर पर एक अग्रणी कानूनी फर्म के रूप में ब्रह्मा देश की पारा कानूनी फर्म ने लगभग शीर्ष राष्ट्रीय कानूनी परामर्श टीम को केंद्रित किया। उनके मुकदमे के मामले अनिवार्य रूप से अपराजय थे। ब्रह्मा देश में इस फर्म से विरोधी वकील को देखने का मतलब अक्सर होता था कि कोई भी सीधे आत्मसमर्पण कर सकता है। बेशक फर्म के लिए दहलीज असाधारण रूप से ऊंची थी। आम फर्मों के शीर्ष वकील यहाँ केवल भागने वाले धावक थे, लेकिन यहाँ तक कि एक भागने वाला धावक वकील पूरे ब्रह्मा देश में आय पिरामिड के शीर्ष 20% में कम से कम था। तदनुसार फर्म के शुल्क अत्यधिक ऊंचे थे, यहाँ तक कि सबसे सस्ता वकील परामर्श के लिए प्रति घंटे 20,000 रुपये से ज़्यादा शुल्क लेता था, जो एक नियमित ब्रह्मा देश कार्यकर्ता की औसत मासिक आय से कहीं ज़्यादा था। सर, क्या आप कानूनी परामर्श के लिए यहाँ हैं या आपकी अन्य ज़रूरतें हैं? जैसे ही अर्जुन चौहान कार्यालय में चला गया, एक युवा लड़की तुरंत उसके पास पहुंची। लड़की बहुत सुंदर थी। एक ऐसे देश में जहां गहरे रंग की त्वचा प्रचलित थी, उसके जैसी किसी को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। ऐसा लगा कि यहाँ साधारण कर्मचारियों के लिए भी मानक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। मैं एक मुकदमा दायर करने के लिए यहाँ हूँ, अर्जुन चौहान ने घोषणा की। मुझे सबसे अच्छी कानूनी टीम ढूंढो जो आपके पास यहाँ है। लड़की पल भर के लिए हिचकिचाई। उनकी शीर्ष कानूनी टीमों के शुल्क भयानक रूप से ऊंचे थे। उसने अर्जुन चौहान की पोशाक पर और फिर उसके पीछे आनंद और सिद्धार्थ को देखा। ये समूह ऐसा लग रहा था जैसे वे पैसे पर कम नहीं थे। सज्जनों, हमारे पास यहाँ 3 स्तरों की टीमें हैं। प्रत्येक टीम को 2 वकीलों और कई कर्मचारियों के साथ सुसज्जित किया गया है। स्तर 3 टीम प्रति दिन 50,000 रुपये का शुल्क लेती है। स्तर 2 टीम प्रति दिन 120,000 रुपये का शुल्क लेती है और स्तर 1 टीम प्रति दिन 250,000 रुपये है। शुल्क उस दिन से गणना की जाती है जब आप मामला दायर करते हैं, जिस दिन ये समाप्त होता है। क्या कुछ बेहतर है? अर्जुन चौहान जारी रहा, यहाँ तक कि 250,000 रुपये के विकल्प से भी संतुष्ट नहीं था, जो प्रति दिन केवल 20,000 से थोड़ा ज्यादा था। गोभी की कीमत से वह कितना अलग था? लड़की परेशान लग रही थी, लेकिन वे हमारी फर्म के संस्थापक और भागीदार हैं। वे मामले की जटिलता के आधार पर शुल्क लेते हैं, इसलिए पैसे के बारे में चिंता मत करो। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वे कितने कुशल हैं। सर, निश्चिंत रहें, लड़की ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हमारे 2 संस्थापकों ने आज तक मिलकर 200 से ज्यादा बचावों को संभाला है, बिना एक भी हार के। हो गया तो बस उन्हें बुलाओ, अर्जुन चौहान ने फैसला किया। इस तरफ कृपया, सर, लड़की ने आग्रह किया। देरी करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। रिसेप्शन में निगरानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों ने अभी अभी उसे चुपचाप सूचित किया था कि ये लोग एक मायाबाग में पहुंचे थे, एक कार जिसकी कीमत 50 मिलियन रुपये से ज्यादा थी, कुछ ऐसा नहीं जो कोई भी खर्च कर सके। उनके पास निश्चित रूप से वित्तीय क्षमता थी। ये खबर सुनकर फर्म के 2 संस्थापकों ने तुरंत अपने वर्तमान कार्यों को अलग रख दिया। भले ही वे एक सौदा नहीं करते, इस तरह के संबंध अमूल्य थे। यह ऐसी पेशेवर ईमानदारी के साथ था कि वे फर्म को अपने वर्तमान आकार में विकसित करने में कामयाब रहे थे। मुझे आप सभी को पेश करने दो। ये 2 सज्जन मिस्टर अर्जुन और मिस्टर अनंत हैं, हमारी फर्म के संस्थापक हैं। हमारी फर्म में आपका स्वागत है। 2 संस्थापकों ने गर्मजोशी से अर्जुन चौहान के साथ हाथ मिलाया और फिर अर्जुन नामक एक ने अचानक कुछ सोचा। क्या आप मिस्टर अर्जुन चौहान हैं? क्या? अर्जुन चौहान? अनंत भी चौंक गया। सज्जनों, घबराओ मत, अर्जुन चौहान मुस्कुराया। मैं यहाँ केवल कुछ कानूनी सहायता की तलाश में आया था। मैंने आपके व्यापक अनुभव और अपराजय रिकॉर्ड के बारे में सुना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक मुकदमे में मेरी मदद करें। मिस्टर अर्जुन, अगर यह महालास्ट परिवार की संपत्ति के मुद्दों से संबंधित है तो मुझे डर है कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। अर्जुन और अनंत को भी हाल ही में चेतावनी मिली थी। उन्हें महालास्ट परिवार से जुड़े किसी भी विवाद में दखल देने से सख्ती से मना किया गया था। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ गए होंगे। किसने कहा कि मैं महालास्ट परिवार के मामलों के साथ कानूनी सहायता चाहता था? अर्जुन चौहान अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका। वह ब्रह्मा देश और महालास्ट परिवार के लोगों की बेशर्मी से वाकिफ था, फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे ऐसे स्तर तक गिर जाएंगे। अन्य लोग ऐसे मामलों को अत्यधिक विवेक के साथ संभालते, इस डर से कि सार्वजनिक ज्ञान एक प्रतिकूल राय को जन्म दे सकता है। हालांकि इन लोगों में कोई शर्म नहीं थी और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन चौहान को संपत्ति पर कब्जा करने से रोकने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। बेशक जब अर्जुन और अनंत ने अभी अभी उन शब्दों का उल्लेख किया तो उन्होंने भी अपने चेहरे पर एक शर्मिंदा भाव प्रकट किया। आदेश मिलने के बाद वे एक बार महालास्ट परिवार के लोगों से कानूनी मुद्दों को समझने के लिए गए थे। इस तथ्य ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन इसने उन्हें कुछ हद तक असहाय भी महसूस कराया। महालास्ट परिवार का संस्थापक एक भारतीय व्यक्ति निकला और ये परिवार लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ उनके ब्रह्मा देश से बिल्कुल भी नहीं था। महालास्ट परिवार के वर्तमान प्रमुख ने कोई वंशज नहीं छोड़ा था और उसने संपत्ति को अर्जुन चौहान को वापस हस्तांतरित करने का इरादा किया था।
लेकिन उसके आश्चर्य के लिए संपार्श्विक सदस्य अनिच्छुक थे। उन्होंने सभी संपत्तियों को जब्त करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ भी की और बाधाएं पैदा करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा। हालांकि वे दोनों ऐसे व्यवहार को तिरस्कार करते थे। उनका देश पश्चिमी राष्ट्रों जितना लोकतांत्रिक और स्वतंत्र नहीं था। उनके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अर्जुन चौहान ने वास्तव में कहा कि वह महालास्ट परिवार की संपत्ति से संबंधित मामलों के लिए नहीं आया था। तो वह और किस लिए आ सकता था? आप महालास्ट परिवार की संपत्ति पर मुकदमे के लिए नहीं हैं। उन्होंने पुष्टि के लिए फिर से पूछा। ऐसे तुच्छ मामले मैं खुद ही सुलझा सकता हूँ। एक छोटे परिवार पर मुकदमा करने का क्या मतलब है? अर्जुन चौहान ने अपने कंधों को उछाला। उसका चेहरा तिरस्कार और उदासीनता से भरा हुआ था। अर्जुन और अनंत ने एक दूसरे पर नजर डाली। अगर दिखावा कानून द्वारा दंडनीय होता तो अर्जुन चौहान को अब तक गोली मार दी गई होती, है ना? हे भगवान, हम यहाँ लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मा देश में, एशिया को तो छोड़ो, इससे बड़े ज्यादा परिवार नहीं हैं। और आप मुझे बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक छोटा परिवार है। लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को एक छोटा मामला माना जाता है। क्या ऐसी बात कहने से आप बिजली गिरने से नहीं डरते? लेकिन यह उन दोनों में एक अस्पष्ट उत्साह की भावना को जगाने में मदद नहीं कर सका। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वास्तव में शीर्षक के लायक था, लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को नगण्य मानते हुए। तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन। अगर अर्जुन चौहान महालास्ट परिवार के मामलों के लिए यहाँ नहीं था तो उसके मामले को स्वीकार करना उच्च अधिकारियों की इच्छाओं के खिलाफ जाने के रूप में नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति जो 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की परवाह नहीं करता है, अगर वे उसके मामले को संभालने में कामयाब रहे तो क्या उनका पारिश्रमिक छोटा होगा? पिछले कुछ वर्षों में उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने एक तलाक के दौरान 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को विभाजित किया और ऐसा कहा जाता है कि उनके संपत्ति विभाजन के लिए जिम्मेदार वकील को भी अरबों में कमीशन मिला। ये 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मामला शायद कमीशन का कम से कम 10 गुना आदेश दे सकता है ना? इस नौकरी के बाद ये सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक लगन से काम करने जैसा होगा। लेकिन अर्जुन चौहान के अनुसार जिस मामले से उसे निपटने की जरूरत थी वह महालास्ट परिवार के 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति से भी बड़ा होने की संभावना थी। बस सोच रोमांचक थी। अगर उन्होंने इसे अच्छी तरह से संभाला तो वे समुद्र के किनारे विला में रिटायर हो सकते हैं और एक कानूनी फर्म चलाना छोड़ सकते हैं, है ना? मिस्टर अर्जुन, आपके पास हमारे लिए जो भी मामला है, बस एक शब्द कहो। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मा देश में कोई भी हमसे ज्यादा पेशेवर नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के शीर्ष वकील भी हमारे देश में हमसे आगे नहीं निकल सकते हैं। अर्जुन ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा। यह उनका युद्ध क्षेत्र था और इस देश में कोई भी हर एक कानून की उनकी समझ को पार नहीं कर सकता था। वह उनके आत्मविश्वास का स्रोत था। अच्छा, अर्जुन चौहान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आपने सुना होगा कि आपके देश और ताम्बत राज्य के बीच हाल ही में सैन्य संघर्ष काफी गंभीर रहा है। दोनों लोग केवल एक कड़वी मुस्कान की पेशकश कर सकते थे। उसका वर्णन बहुत ही कम था। काफी गंभीर का क्या मतलब है? यह एक पूर्ण आपदा थी। उनकी सेनाओं को दुश्मन द्वारा जमीन पर चेहरे से रगड़ा गया और यहाँ तक कि उनके कैदियों को महिलाओं के कपड़ों में तैयार किया गया और 3 दिनों तक मोर्चे पर अपमानित किया गया। उनका ब्रह्मा देश दुनिया का मजाक बनने के कगार पर था। कुछ दिनों बाद निर्धारित सैन्य परेड को भी स्थगित कर दिया गया था। अब एक परेड होने से हर किसी को मिनीस्कर्ट और स्टॉकिंग्स में सैनिकों की उन छवियों की याद आएगी। आज आपके तथाकथित सार्वजनिक नोटरी कार्यालय के प्रमुख ने वास्तव में मुझे ये पूछने के लिए बुलाया कि क्या मैं इस घटना के पीछे था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह कितना बेतुका है? अर्जुन चौहान ने कहा, धार्मिक रूप से आक्रोशित, जैसे कि उसका मामले से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर अर्जुन के अभिनय कौशल, अगर उन्हें ऑस्कर नहीं मिलता है तो ये बहुत अनुचित होगा। हरिहरन अंदर ही अंदर अदिति से बात कर रहा था, जो छाया में छिपी हुई थी। हाँ, इतने लंबे समय तक मिस्टर अर्जुन के साथ रहने के बाद मुझे इसकी आदत हो गई है। मिस्टर अर्जुन हमेशा इतने बेशर्म रहे हैं। अदिति, मुझे लगता है कि मैं किसी को अपनी पीठ के पीछे बात करते हुए सुनता हूं कि मैं कितना सुंदर हूं। जब वे व्यर्थ में बातें कर रहे थे, अर्जुन चौहान की आवाज वास्तव में बीच में कट गई। अच्छा अदिति, तुम वास्तव में मेरी पीठ के पीछे बात करती हो, मुझे बेशर्म कह रही हो। तुम्हारा साल के अंत का बोनस इस साल सुपर आधा हो गया है। मिस्टर अर्जुन, मैं। अदिति न केवल थोड़ी घबराई हुई थी बल्कि आश्चर्यचकित भी थी। अर्जुन चौहान की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी थी कि यह लगभग अविश्वसनीय था। अब अर्जुन चौहान यहाँ तक कि इस प्रकार के मस्तिष्क क्वांटम तरंगों के आदान प्रदान में भी बलपूर्वक घुसपैठ कर सकता था। ऐसा लगा कि अब से वह अब लापरवाही से अर्जुन चौहान की पीठ के पीछे बात नहीं कर सकती थी। इसे याद रखना, अर्जुन चौहान ने बेरहमी से कहा। हास्यास्पद, वास्तव में काफी हास्यास्पद।
अर्जुन चौहान के सवाल का सामना करते हुए अर्जुन और अनंत केवल सहमत हो सकते थे। एक व्यक्ति जो एक देश को युद्ध जीतने में सहायता करता है, वह वास्तव में बहुत दूर की कोड़ी लग रहा था, लेकिन किसी कारण से जब यह अर्जुन चौहान के लिए जिम्मेदार था तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि इस तरह का एक करतब उसके लिए सिर्फ एक बुनियादी ऑपरेशन जैसा लगता था। उन्होंने सुना था कि ब्रह्मा देश के हारने का कारण ये था कि ताम्बत राज्य की सेनाओं के पास अचानक बहुत सारे उन्नत सैन्य उपकरण थे। उपकरण प्राप्त करने के लिए वास्तव में आपको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत है, कनेक्शन और पैसा, दोनों ही अर्जुन चौहान के पास थे। इस क्षण उन्होंने अचानक महसूस किया कि अर्जुन चौहान पहले हमला करने और पीड़ित खेलने का प्रकार था। मिस्टर अर्जुन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे आप पर इसका आरोप क्यों लगाएंगे? अनंत ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद वे मेरी सुंदरता और प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं। अर्जुन चौहान ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल से रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग की सामग्री को सुनकर उनके चेहरे तेजी से गंभीर हो गए। अगर वे पहले केवल 30% संदिग्ध थे कि अर्जुन चौहान इस मामले में शामिल था, तो अब वे 70% संदिग्ध थे। तो आप आज यहाँ आने का कारण है? मैं तुम्हारे नोटरी कार्यालय, उस कौशिक और उसके ऊपर के लोगों की पूरी श्रृंखला पर मुकदमा करने की योजना बना रहा हूँ जिन्होंने मुझ पर बदनामी और मानहानि की है। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं कृपया? हमने गलत सुना होगा, अर्जुन और अनंत ने कहा, क्योंकि उनके माथे से अनियंत्रित रूप से पसीना आना शुरू हो गया था। भगवान, ये सिर्फ एक व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर रहा था, ये व्यवहारिक रूप से एक पूरे देश के खिलाफ अदालत में जा रहा था। क्या वे अपने दिमाग से बाहर थे? चाहे वे इस मुकदमे को जीते या हारें, उन्हें डर था कि इसके बाद उन दोनों के पास पूरे ब्रह्मा देश में कोई जगह नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था, किसी ने भी उन पर युद्ध में हस्तक्षेप करने का सीधा आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने बस उचित रूप से संदेह किया और अपने शब्दों को बाहर निकालने की कोशिश की, और अब वे मुकदमा करना चाहते थे। क्या इतना मनमौजी होना वास्तव में उचित था? और क्या वे ईमानदारी से कह सकते थे, दिल पर हाथ रखकर, कि उनका इस मामले से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था? वह मुकदमा नहीं कर रहा था, उन्हें वास्तव में संदेह था कि अर्जुन चौहान बस बेकार था और पेट भरने के बाद परेशानी की तलाश में था। मिस्टर अर्जुन, इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हम 500 मिलियन। मिस्टर अर्जुन, ये पैसे के बारे में नहीं है, मुख्य मुद्दा है अमेरिकी डॉलर। मिस्टर अर्जुन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति। मिस्टर अर्जुन, हम निश्चित रूप से आपके लिए इस मामले को खूबसूरती से संभालेंगे। प्रत्येक व्यक्ति $500 मिलियन, एक भाग्य जो उन्हें पैसे से कभी भी बाहर निकले बिना जीवन भर रहने के लिए पर्याप्त था। दुनिया में कितने लोगों के पास $500 मिलियन नकद में हैं? जहां तक अपने ही देश को नाराज करने का सवाल है, क्या नहीं किया जा सकता है? इस बड़े स्को के बाद वे पूरी तरह से अपने परिवारों और बच्चों को ले जा सकते हैं और देश से भाग सकते हैं। किस राष्ट्र में उनके लिए जगह नहीं होगी? शायद अन्य देशों में वे और भी ज्यादा खुश और ज्यादा संतुष्ट हो सकते हैं, जब तक उनके पास पैसा था। मिस्टर अर्जुन, आपकी मांगें क्या हैं? अर्जुन और अनंत ने पूछा। अगर अर्जुन चौहान कुछ अर्थहीन मांगें करता या ऐसी मांगें करता जो बस अप्राप्य थीं, जैसे कि ब्रह्मा देश से भावनात्मक क्षति के लिए अरबों डॉलर का मुआवजा मांगना, तो वे बस हार मान लेते। ऐसा नहीं था कि उनमें कौशल की कमी थी, बल्कि यह था कि ब्रह्मा देश बस अर्जुन चौहान को क्षतिपूर्ति करने के लिए कई अरब डॉलर नकद के साथ नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि कुछ अरब भी संभवतः इस गरीब राष्ट्र को रसोई के सिंक को छोड़कर सब कुछ बेचने के लिए मजबूर कर देंगे। मेरी मांगें ज्यादा नहीं हैं, मैं बस ऊपर से नीचे तक एक पूर्ण माफी चाहता हूँ। बस इतना ही। दोनों चकित थे। यह एक झगड़े में दो लोगों जैसा कैसे लग रहा था। $1 अरब एक मुकदमे पर खर्च कर रहा था, बस सरासर द्वेष से एक माफी निकालने के लिए। क्या कोई और ज्यादा मनमौजी हो सकता है? उनके कानूनी अभ्यास के सभी वर्षों में उन्होंने कभी भी ऐसा एक अपमानजनक मामला नहीं देखा था। जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज्यादा चकित किया वह ये था, अगर आप किसी पर मुकदमा करते हैं तो पैसा मांगना एक बात है, लेकिन यहाँ तक कि मुआवजा भी नहीं चाहते, बस एक माफ़ी, और यहाँ तक कि इसमें $1 अरब डूबना। क्या यह इसके लायक था? पाकिस्तान के 5 साल के बिना कोई भी ऐसा आत्मविनाशकारी व्यवहार नहीं करेगा। या क्या ये था कि अर्जुन चौहान इतना मनमौजी हो गया था कि $1 अरब खर्च करना उसके लिए 10 खर्च करने के समान था, और जब तक यह उसे खुश करता था, पैसे की कोई भी राशि महत्वहीन थी। अगर ऐसा था तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जब आपके पास पैसा होता है तो आप ही बॉस होते हैं। लेकिन पैसा कौन अस्वीकार करेगा? उस $1 अरब के लिए भले ही ब्रह्मा देश के लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उन्हें अभी भी कुछ गलती ढूंढनी होगी। आप दोनों इस मामले के बारे में कितने आश्वस्त हैं? अर्जुन चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर अर्जुन, अगर आप उन पर मानहानि का आरोप लगाते हैं तो इस मामले को जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके कार्यों ने फिलहाल आपकी प्रतिष्ठा को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया है, और उन्होंने सीधे तौर पर आपको अपनी आवाज़ चैट में किसी भी चीज़ का आरोप नहीं लगाया जिसमें प्रेरक शक्ति की कमी है। अर्जुन ने विश्लेषण किया। तो आपके अनुभव में मुझे किस आधार पर मुकदमा करना चाहिए?
उन्होंने एक नज़र का आदान प्रदान किया और फिर वर्षों की अनकही समझ ने उन्हें एक साथ एक ही शब्द के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। मानवाधिकार। क्या? अर्जुन चौहान चौंक गया। यह मानवाधिकार का मामला कैसे बन गया? क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? उनकी अभिव्यक्तियों को देखकर अर्जुन चौहान जानता था कि यह विश्वसनीय था। मिस्टर अर्जुन, कॉल रिकॉर्ड में यह उल्लेख किया गया था कि वे आपके ठिकाने को अंतरंग रूप से जानते थे। यह इंगित करता है कि वे गुप्त रूप से आपकी हरकतों की निगरानी कर रहे हैं, जो दोस्ताना व्यवहार से बहुत दूर है। अर्जुन चौहान की आंखें चमक उठीं। वास्तव में पैसे की शक्ति बेजोड़ थी। इन दोनों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में ऐसा एक अनूठा कोण पाया था। सही है, आप कैसे जान सकते हैं कि मैं सूरजपुर गया था? क्या यह नहीं दिखाता कि आप मेरी जांच कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं? बेशक, एक राष्ट्र के रूप में आप्रवासन का प्रबंधन करना आवश्यक है और अर्जुन चौहान की हरकतों को रिकॉर्ड करना कोई समस्या नहीं थी। कोई भी देश उस जानकारी का दस्तावेजीकरण करेगा। हालांकि फाइलें रखना एक बात है, किसी की हरकतों की निगरानी करना पूरी तरह से एक और बात है। आमतौर पर केवल अत्यधिक खतरनाक अपराधियों या प्रशासनिक निगरानी के तहत अन्य व्यक्तियों को ऐसी जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि अर्जुन चौहान को कई देशों द्वारा काली सूची में डाला गया था, कानूनी तौर पर उसके पास कोई समस्या नहीं थी। इसे हल्के ढंग से कहने के लिए यह अपनी सुरक्षा के लिए एक देश का नियमित उपाय था। लेकिन अगर इसे गंभीरता से लिया जाता है तो इसे निगरानी के रूप में देखा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन। मिस्टर अर्जुन, जब तक हम इससे एक मामला बनाते हैं उन पर मुकदमा करना बेहद आसान होगा, हरिहरन ने कहा। बस सोचो कि ब्रह्मा देश में कितने विदेशी हैं, चाहे वे छात्र हों या पर्यटक। अगर उन्हें पता चला कि इस देश में रहते हुए उनकी हर हरकत को देखा जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत बढ़िया। अर्जुन चौहान ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये दोनों 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वास्तव में झुक गए थे। वे अपनी ईमानदारी को खिड़की से बाहर फेंकने और अपनी जगह पर अपने ही देश के लिए परेशानी पैदा करना शुरू करने के लिए तैयार थे, और उस परिशुद्धता के साथ। ब्रह्मा देश में साल भर रहने वाले विदेशियों की संख्या 5 से 6 मिलियन जितनी ज्यादा है। एक बार जब इन लोगों को एहसास होता है कि ब्रह्मा देश में रहते हुए उनकी कोई गोपनीयता नहीं है, तो परिणामस्वरूप प्रभाव दुनिया को उल्टा कर देगा। ध्यान रखें, इनमें से कुछ लोग पश्चिमी हैं जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हें इसके बारे में जानने दो और मुझे डर है कि वे सभी पागल हो जाएंगे। और यह मामला निश्चित रूप से केवल ब्रह्मा देश के भीतर नहीं होगा। जैसा कि कहावत है, अच्छी खबर घर में रहती है लेकिन बुरी खबर दूर तक जाती है। अगर यह जानकारी उनके गृह देशों में वापस आ जाती तो यह शायद उन सभी राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित कर लेता जो स्वतंत्रता को संजोते हैं। ये तितली प्रभाव वास्तव में भयानक है। अगर हम एक और भी गहरे रास्ते पर जाते हैं, चूंकि उन्होंने विदेशियों की निगरानी की है, तो कौन कह सकता है कि स्थानीय लोगों को भी नहीं देखा जा रहा है? हालांकि ब्रह्मा देश के लिए अपनी 1 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी की निगरानी के लिए जनशक्ति और संसाधन होना असंभव है, उस समय तक हर जगह उड़ने वाली सार्वजनिक राय के साथ हर कोई व्यामोह से पीड़ित होगा और वे भावनाएं अनियंत्रित होंगी। अर्जुन चौहान ने घर वापस सार्वजनिक राय की शक्ति को बहुत बार देखा है। मिस्टर अर्जुन, हमारे पास पूरे ब्रह्मा देश में संपर्कों का एक बहुत व्यापक नेटवर्क है। हम इस चीज को उड़ाने के लिए बड़ी संख्या में मीडिया आउटलेट्स के संपर्क में आ सकते हैं, हरिहरन ने उसे आश्वस्त किया। हम इस रिकॉर्डिंग को संपादित कर सकते हैं और उस हिस्से को बढ़ा सकते हैं जहां उन्होंने आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की निगरानी की। इसके अलावा, ये देखते हुए कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वह शीर्षक ही भारी मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। ये घटना के किण्वन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। शानदार। अर्जुन चौहान ने उनकी सराहना करने में मदद नहीं की। वह मूल रूप से उन पर मानहानि का आरोप लगाना चाहता था, लेकिन सिर्फ कुछ शब्दों के साथ इन 2 वकीलों ने इसे मानवाधिकार के मामले में बढ़ाया और वे अकेले अर्जुन चौहान से सभी विदेशी आबादी और यहां तक कि ब्रह्मा देश की पूरी आबादी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये गले के लिए जा रहा था। मिस्टर अर्जुन, हम 100% आश्वस्त हैं कि हम उन्हें मामला हार सकते हैं। आप इस मामले को पूरी तरह से हम पर छोड़ सकते हैं, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। हरिहरन, उनके विदेशी मुद्रा खाते में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करो, अर्जुन चौहान ने आदेश दिया। 600 मिलियन! वे ऐसी एक भयानक संख्या पर खड़े हो गए। मिस्टर अर्जुन, ये पैसा, इसमें से 500 मिलियन आपकी अग्रिम राशि है, अर्जुन चौहान ने कहा। आपको उन मीडिया आउटलेट्स की व्यवस्था करने के लिए धन की जरूरत होगी, तो इस 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अपने विविध खर्चों पर विचार करें। एक बार नौकरी हो जाने के बाद शेष 500 मिलियन भी तुरंत आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। खुशी इतनी अचानक आई कि अर्जुन चौहान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद भी वे अभी भी थोड़े चकित थे। पैसे की राशि ने उन्हें लगभग मौके पर ही हरा दिया। बेशक, उन्हें मामले को कुशलता से संभालना था। अर्जुन चौहान और उसकी पार्टी के जाने के बाद उन्होंने तुरंत उन मामलों को अलग रख दिया जिन्हें वे संभाल रहे थे। वे अन्य मामले भी क्या लायक हैं?
जोड़े गए, वे उस चीज़ के करीब नहीं आते जो वे अर्जुन चौहान के मामले के लिए हथेलियों को चिकना करने और सार्वजनिक राय का प्रबंधन करने से कमाएंगे। इस बड़े मालिक की अच्छी तरह से सेवा करना अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। प्रिय, जाने के लिए तैयार हो जाओ। जांच करो कि किस देश में सबसे आसान आप्रवासन प्रक्रिया है और तुरंत हमारे आप्रवासन कागजात सुलझाओ। ज़्यादा से ज़्यादा अगले महीने तक हम भागने के लिए तैयार होंगे। इसे भूल जाओ, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? हमारे पास 500 मिलियन होने वाले हैं अमेरिकी डॉलर में। मैंने एक बैंक नहीं लूटा,